हाँ, ये पार्ट 2 है। सोचा सीरीज को ही पूरा खत्म कर डालूं और एंजॉय करो। मगर कमेंट सेक्शन में एक चैनल का लिंक भी दे रहा हूँ जो कि नोटी एक्स्ट्रा है, उसको भी सब्सक्राइब कर देना। यहाँ लंबी वीडियो आएगी और वहाँ पर डेली शॉर्ट वीडियो। तो हेलो चैनल, वेलकम बैक टू माय गाइस। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज जो मैं ये मांगा लेकर आया हूँ इसका नाम है सरबरस और इसकी स्टोरी काफी ज्यादा धमाकेदार और इंटरेस्टिंग है। इस मानवा का पूरा कॉन्सेप्ट रिवेंज पर बेस है, क्योंकि इसमें हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट काय और उसका चड्डी बड्डी यूजुन दोनों टोक्यो में रहते हैं। न कि सिर्फ ये दोनों बल्कि काय की मदर यूकी और काय की क्रश रिका भी उनके साथ टोक्यो में रहती है। सब कुछ अच्छा चलता है। काय रिका को पसंद करता है और यूजुन भी पसंद करता है, लेकिन ये काय को पता नहीं होता। मगर एक दिन रिका और काय पर एक अनजान आदमी अटैक कर देता है। वो बेरली बच जाते हैं, मगर बाद में वही अनजान आदमी यूजुन को भी मार डालता है, साथ में काय की मदर यूकी को भी मार डालता है और रिका तो कोमे में चली जाती है। और अब हमारा काय उस बंदे को तक नहीं छोड़ता और जिसने उसको ऑर्डर दिया है तो उसको भी अब नहीं छोड़ेगा। अपनी जर्नी में उसे ये भी पता चलता है कि उसका अपना एक ट्विन ब्रदर है और आज तक काय को ये पता नहीं कि उसका बाप कौन था। तो उसका बाप एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन होता है और जो उसका ट्विन ब्रदर है वो तो बहुत बड़ा सुपर आइडल है, यानी कि सुपरस्टार। होपफुली आप लोगों को ये मांगा की इंट्रोडक्शन काफी इंटरेस्टिंग लगी होगी और इसमें सेम यही है। तो चलिए अब बिना किसी देरी के अपने मांगा को शुरू करते हैं। तो कहानी की शुरुआत ही एक बहुत ही खतरनाक सीन से होती है, जहां स्टोरी का मेन प्रोटैगनिस्ट सरबरस उसने अपने बाप का गला घोंटा होता है। वो उसको मारना चाहता है, लेकिन उसका बाप कहता है कि इससे तो मैं बिल्कुल भी नहीं मरने वाला, तुम्हें कुछ और चीज यूज करनी पड़ेगी। ये सुनते ही सरबरस अपने पीछे लगे बंदूक को उठाकर अपने बाप से कहता है कि कमीने, तुम्हारी वजह से सब कुछ खराब हो गया, अगर तुमने इस तरह करा ही क्यों। जिसके बाद हमारी कहानी 7 साल पीछे चली जाती है। हम एक कैरियोकी स्टोर में देखते हैं हमारे मेन प्रोटैगनिस्ट काय को, जो कि अपने भाई जैसे दोस्त यूजुन के साथ गाना गा रहा होता है। काय की सिंगिंग और डांसिंग को देखकर यूजुन कहता है कि तुम्हें तो एक सुपरस्टार बन जाना चाहिए था, मगर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। ये एक स्नैक बार में काम करता है। काय 21 साल का होता है और इसका पूरा नाम काय फुकुतोमी होता है। तो यूजुन को जवाब देता हुआ काय कहता है कि उसको अपने करंट काम से कोई भी मसला नहीं है और इतनी सारी पॉपुलैरिटी वो संभाल नहीं पाएगा। इससे मिलिए, ये हमारे काय का दोस्त है, भाई जैसा दोस्त। यूजुन कोरियन है लेकिन वो जापान में रहता है। ये भी 21 साल का है और ये एक रेस्टोरेंट में काम करता है और इसका पूरा नाम पार्क यूजुन होता है। जिसके बाद बहुत सारे फुटस्टेप्स की आवाज काय सुनकर यूजुन से कहता है कि तुम्हें अब तैयार हो जाना चाहिए, क्योंकि वो लोग आने वाले हैं। जब सीन बाहर गया तो वहाँ पर बहुत सारे लोग थे जो कि लात देकर उन दोनों के कमरे का दरवाजा खोलकर बदमाशी से अंदर घुस जाते हैं और एज एक्सपेक्टेड ये काय और यूजुन को ही ढूंढ रहे थे। यूजुन सामने बंदे का मजाक उड़ाते हुए कहता है कि भाई क्या काम है। तो काय यूजुन से पूछता है कि अब तुमने क्या कर दिया, लेकिन खैर मैं तुम्हारी मदद कर देता हूँ। वो बंदा जिसके हाथ में बैट था वो तो गुस्से में यूजुन पर ही हमला कर देता है, जिसको वो बड़ी ही आराम से डॉज कर लेता है और उस बंदे को जोर का मुक्का उसके चेहरे पर मारने के बाद काय से कहता है कि नहीं, मैं इनको अकेला ही संभाल सकता हूँ। मगर एक बंदा काय पर भी हमला कर देता है, जिसको वो एक ही लात के साथ सुला देता है। और अब इस पैनल में आप लोग देख सकते हो कि दोनों भाई दोनों तबाही दोनों कैजुअली बात कर रहे हैं जैसे कि वो कुछ कर ही नहीं रहे हो। इन बेचारे लोगों की तो किस्मत खराब है कि इन लोगों को इतनी बेइज्जती से मार पड़ रही है। लड़ाई करते वक्त यूजुन काय से कहता है कि वो एक पार्टी में भी गया था, शायद उस वजह से उसका दिमाग आजकल कुछ ज्यादा ही काम है। जिस पर काय गुस्से से कहता है कि आखिर उसको इनवाइट करने से उसका मुंह दुखता है क्या, या फिर जो शब्द हैं वो उसके मुंह में अटक जाते हैं। उसको भी तो बुलाकर कुछ अच्छा वो कर ही लेता। वैसे पूरी जिंदगी यूजुन ने तो कुछ अच्छा किया ही नहीं है। और लास्ट के बंदे को यूजुन एक अंडरकट देकर उसका भी काम तमाम कर देता है, वो भी ये कहकर कि तुमको मैंने इसलिए नहीं बुलाया मेरे दोस्त, क्योंकि जो तुम्हारी क्रश है जब भी मैं तुम्हें किसी पार्टी में बुलाता हूँ तो वो बहुत ज्यादा गुस्सा करने लगती है। यहाँ बात रिका की हो रही थी, जिस वजह से काय टमाटर की तरह लाल हो जाता है। मगर बातें खत्म करने के बाद और लड़ाई भी खत्म होने के बाद वहाँ पर पुलिस आ जाती है, क्योंकि कैरियोकी शॉप के स्टाफ ने यहाँ पर पहले से ही रिपोर्ट कर दी थी जब वो सारे बंदे इस कमरे में घुस गए थे। मगर ये दोनों तो खुद को प्रोटेक्ट कर रहे थे। अब पुलिस के आने के बाद इन लोगों की फट गई, क्योंकि अब ये दोनों मुसीबत में फंस गए हैं और अगले सीन में दोनों को जेल में ही डाल देते हैं, जहाँ हम एक न्यू कैरेक्टर से मिलते हैं। इसका नाम है तात्सुमी। इसकी एज 63 साल है और ये इन्वेस्टिगेशन डिवीजन ग्रुप 1 के एक ऑफिसर है। काय जो कि तात्सुमी के साथ बड़ी ही कैजुअली तरीके से बात कर रहा था, तो मालूम पड़ता है कि ये दोनों पहली बार नहीं मिल रहे। बार बार जेल में आने के बाद इन दोनों की काफी अच्छी दोस्ती हो गई है। काय तात्सुमी से कहता है कि इस बारी उनकी गलती नहीं थी, मगर तात्सुमी ये मानने से इनकार कर देता है, क्योंकि तात्सुमी कहता है कि तुम दोनों इतने ज्यादा पॉपुलर हो कि जो भी नया गुंडा आता है तो तुमसे ही लड़ने के लिए वो सबसे पहले आता है, क्योंकि वो खुद को टेस्ट करना चाहता है और साबित भी करना चाहता है कि मैंने उन दोनों को हरा दिया। तो शैतानी की जड़ तुम दोनों ही हो, इसलिए हर बारी ही जब मैं आता हूँ तो तुम दोनों को सलाखों
के पीछे ही पाता हूँ। खुद के रूमर्स को सुनकर काय को बड़ा ही फख्र होता है, जिस पर तात्सुमी कहता है कि इडियट, ये तुम्हारी तारीफ नहीं हो रही। तो इडियट का सुनकर काय को बड़ा ही गुस्सा आता है और वो तात्सुमी के साथ बहस करने लगता है। इसी बीच यूजून, जो कि अब तक खामोश था, वो भी तात्सुमी से कहता है कि आपको नेक्स्ट फ्राइडे का तो पता है ना। तो नेक्स्ट फ्राइडे का सुनकर काय भी काफी ही ज्यादा खुश होकर कहता है कि तात्सुमी, तुम्हें तो जरूर आना ही होगा, क्योंकि मेरी मॉम का बर्थडे जो है। जिसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं काय की मदर का बर्थडे, जिनका नाम यूकी है। वो 53 साल की है और इनका अपना एक शॉप भी है, वो भी स्नैक शॉप, जिसमें काय उनकी मदद करता है। सब लोगों के साथ वहाँ पर रीका भी होती है। अब रीका 21 साल की है। पता चलता है कि ये तात्सुमी की ही बेटी है और काय की चाइल्डहुड फ्रेंड, जो कि अभी फिलहाल के लिए पुलिस एकेडमी अटेंड कर रही है। जिसके बाद हम यूजून के पेरेंट्स को भी देखते हैं। अब यूजून को मैं यूजी ही बुलाऊंगा क्योंकि यूजी काफी ज्यादा कंफर्टेबल है। हम यूजी के पेरेंट्स को भी देखते हैं, जिनमें से पार्क आयुन, उनकी मदर 45 इयर्स की है, और पार्क जुंग जो कि 50 इयर्स के हैं। ये भी कोरियंस हैं, लेकिन ये जापान में रहते हैं और इनका वही रेस्टोरेंट है जहाँ पर यूजून काम करता है। धत्तेरी की नाम बदलकर दोबारा ही यूजून बोल दिया। काई की मदर यूकी उन दोनों का काफी वक्त से इंतजार कर रही थी और उन दोनों के आते ही वो काफी ज्यादा खुश हो जाती है और खुद का रेस्टोरेंट होने की वजह से वो काफी सारी चीजें भी लाती है, वो भी पार्टी के लिए, जो कि वो पेट भरकर लाई है ताकि सब लोग पेट भरकर खाना खा सके। तो बर्थडे पार्टी के स्टार्ट होने से पहले काय कहता है कि तुम लोगों को सबसे पहले कुछ बताना चाहता हूँ। तो काय अपनी एक हफ्ते पहले वाली फाइट के बारे में बताता है, जब वो यूजी के साथ उस कैरियोके शॉप में था। वो कहने लगा कि ये मेरी ही गलती है, जिस तरह के सर तात्सुमी कह रहे हैं। हम दोनों को तो जेल भी हो चुकी थी, लेकिन सर तात्सुमी ने हमारी बेल करवा दी। तो इसके जवाब में यूजी के पेरेंट्स कहते हैं कि अगर तुम लड़ रहे थे तो शायद से तुम्हारे पास अपना कोई रीजन हो सकता है, जैसे कि हम जैसे लोगों को प्रोटेक्ट करना या फिर खुद की हिफाजत करना। मगर फिर भी काय कहता है कि आप दोनों की बात तो ठीक है, लेकिन मैं अब फाइटिंग से ग्रेजुएशन ले रहा हूँ, मतलब कि आज के बाद मैं कभी भी लड़ूंगा नहीं, क्योंकि मेरी मदर बहुत बूढ़ी होती जा रही है। शॉप का ध्यान रखने में मैं उनकी मदद तो कर रहा हूँ, लेकिन अगर इसी तरह ही चलता रहा तो मैं फोकस नहीं कर पाऊंगा। तो आज के बाद मैं कभी भी लड़ूंगा नहीं, और ये मैं तुम लोगों को इसलिए बता रहा हूँ ताकि मैं सब लोगों के सामने ये प्रॉमिस कर सकूं कि आज के बाद मैं एक नॉर्मल लाइफ जीऊंगा और अपनी मदर की हेल्प करूंगा। जैसे बैठे हुए लोग काफी ज्यादा इमोशनल और खुश हो जाते हैं। इस नजारे को काय हमें एक नरेटर की तरह बताता है कि इस फंक्शन के बाद हमारी पूरी जिंदगी ही बदल गई, अच्छे वे में नहीं बल्कि बहुत भयानक वे में। किसी ने क्या ही एक्सपेक्ट करा था कि मैं जब फाइटिंग से ग्रेजुएशन कर लूंगा तो एक बहुत बड़ी आफत हमारा इंतजार कर रही होगी। इसको बताना तक ही कॉम्प्लिकेटेड है और एक्सप्लेन करना भी, तो खुद तुम लोग आगे स्टोरी में जान ही लो। जब बर्थडे पार्टी खत्म हुई तो हमने देखा कि रीका अभी तक वहाँ पर थी। वो काय की साफ सफाई में मदद कर रही थी और साथ में ये भी कहकर कि आज काय ने जो स्पीच करी थी वो बहुत ही ज्यादा इम्प्रेसिव और काफी अच्छी थी। होपफुली उसकी मदर को भी सेम लगा होगा। मगर यूकी तो खुशी के मारे टल्ली हो गई थी क्योंकि उन्होंने कुछ ज्यादा ही पी ली। और काय रीका के बात पर कहता है कि होपफुली मेरी मदर को मेरी स्पीच और मेरी ये कमिटमेंट अच्छी लगी हो और हम दोनों के फ्यूचर के बेहतरी के लिए ही मैंने ये डिसीजन लिया है। जिसके बाद पीछे टीवी पर एक के-पॉप ग्रुप दिखाया जाता है जिसको आजकल काय की मदर कुछ बहुत ही ज्यादा सुन रही थी क्योंकि ये टॉप ट्रेंडिंग में जो चल रहा है। रीका भी इस कोरियन बैंड के साथ फेमिलियर होती है, यानी कि उसने भी इसके गाने सुने हैं। ये कोरियन बैंड इतना ज्यादा पॉपुलर होता है कि मैं तुम लोगों को क्या बताऊं, और इस कोरियन ग्रुप का नाम लिटिल गैंग होता है। यहाँ रीका एक कमेंट को पास करती है कि तुम्हारी मदर इस ग्रुप को इसलिए देखती है क्योंकि इनका जो लीडर है जिन, वो बिल्कुल तुम्हारी तरह दिखता है। तो अब ये बात सुनकर आप लोगों को तो समझ में आ गया होगा कि ये जिस बंदे के बारे में बात कर रही है तो ये दरअसल काय का ट्विन है, मतलब कि उसका जुड़वा भाई, जो कि कोरिया में है लेकिन काय को पता नहीं, और वो बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है। लिटिल गैंग के सियोल सिटी के कॉन्सर्ट के बाद हमें एक ट्रेजेडी दिखाई जाती है। देर रात जहाँ पर तेज बारिश हो रही थी तो हाईवे पर एक एक्सीडेंट हुआ था। कोरिया के एक अनजान हाईवे पर लिटिल गैंग का जो लीडर जिन होता है तो अपनी गाड़ी से उसने एक लड़की को ठोक दिया और उसकी लाश को घसीटते हुए वो कहीं लेकर जाकर छिपा रहा था। जिन इतना ज्यादा डर गया था कि वो कहता है कि ये कुछ नहीं, कुछ भी नहीं होगा, मेरा करियर बर्बाद नहीं होगा। तो उस लड़की के फैमिली से ज्यादा उसे अपने करियर को लेकर बहुत ज्यादा टेंशन हो रही थी। वो खुद को काम डाउन तो कर रहा था, लेकिन उस लाश और खून में खुद को लथपथ देखते हुए उसके फट के हाथ में आ गई थी और उसको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। मगर उसकी बॉडी में एड्रेनालाइन रश के बाद उसके दिमाग में सिर्फ एक ही चीज सेट थी कि इस डेड बॉडी को कहीं जाकर छिपाना है ताकि ये किसी को भी ना दिखे, क्योंकि अगर ये डेड बॉडी कोई और देख लेता है तो मैं लिटिल गैंग का लीडर जिन, ये सब लोगों को पता लगने के बाद मेरा तो पूरा करियर ही बर्बाद हो जाएगा। तो इस बंदे का नाम इम जिन, जो कि 21 साल का है, ये काय का ट्विन है, लेकिन ये कोरिया में रहता है और काय जापान में रहता है। दोनों की लाइफ एक दूसरे से बहुत ज्यादा चेंज है, यानी कि 19 लाख का फर्क है। और अब आगे क्या होगा तो स्टोरी के साथ जुड़े रहिए।
अब तक हमने देखा कि जिन जो कि एक K-pop आइडल है वो एक लाश को घसीट रहा था, वो भी उसको छुपाने के लिए, लेकिन वहाँ पर टाइमिंग उसकी ठीक नहीं थी क्योंकि वो एक हाईवे पर था। कुछ देर के बाद वहाँ पर लोग आ जाते हैं जिन्हें देखकर काय उस बॉडी को वहीं का वहीं छोड़कर जंगल की ओर भागने लगता है और कहता है कि आखिर कहाँ उससे गलती हुई, ये कैसे हुआ। उसकी जिंदगी में सब कुछ ठीक चल रहा था तो ये आफत कहाँ से आई और उसने क्यों ही करी। खुद को कोस रहा था और साथ में अपने करियर के बारे में तो कुछ ज्यादा ही टेंशन ले रहा था क्योंकि वो एक K-pop आइडल जो है वो भी नंबर 1 आइडल, वो इंटरनेशनल हॉलीवुड में भी उसको इनविटेशन दी गई थी फिल्म्स की प्रोडक्शन के लिए। थोड़ा और सोचने के बाद उसे अपनी गलती पर एहसास होता है कि उसने कुछ ज्यादा ही ड्रग्स ले ली थी और आज की लड़कियों के साथ जो कि वो पार्टी कर रहा था तो वो कुछ ज्यादा ही हॉट थी, जिसकी वजह से ओवरडोज होने की वजह से ये कांड हो गया। ओवर स्पीडिंग करने की वजह से उसने बेचारी लड़की को ही ठोक दिया। जब तक काय कसकर ब्रेक मारता तो तब तक वो लड़की मौत के घाट उतर चुकी थी और ये नजारा देखकर जिनके तो पैरों तले जमीन खिसक गई। मानो वो इतना ज्यादा हैरान हो गया था जैसे कि उसकी आंखें कुछ ही देर में ही बाहर आ जाएंगी। जहाँ पर वो छिपकर बैठा हुआ था तो उसे कॉप्स की आवाज भी आती है। पुलिस की आवाज सुनकर वो तो भीगी बिल्लियों की तरह भागने लगता है, वो भी उस लाश को छोड़कर। और अब तक जिनको ये एहसास हो चुका था कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है जिसकी वजह से अब उसका पूरा करियर तो गया ही गया और साथ में वो भी गया। जबकि अगले कंट्री जापान में जहाँ पर रीका और काय वैसे ही कैजुअली घूम रहे थे तो न्यूज पर रीका नोटिस करती है कि जिन जो कि लिटिल गैंग का लीडर है तो आज उसने कॉन्सर्ट मिस कर दिया है, वो भी बिना नोटिस दिए हुए, जो कि बहुत अजीब बात थी। रीका भी ये खबर सुनकर काफी ज्यादा कंफ्यूज होगी कि आखिर वो अपने कॉन्सर्ट को ही क्यों छोड़ दिया। तो रीका नोटिस करती है कि काय तो उसकी बातों पर फोकस ही नहीं कर रहा। जब रीका ने काय को उसकी दुनिया से निकालना चाहा, वो भी उसके करीब जाकर, तो काय टमाटर की तरह लाल हो जाता है और कहता है कि हाँ भाई इतना करीब आने की जरूरत नहीं, मैं सुन रहा हूँ। रीका कहने लगी कि वो यहाँ से अपने घर अकेली जा सकती है तो तुम्हें घर तक छोड़ने की कोई भी जरूरत नहीं और तुम बहुत ज्यादा थक गए हो तो इसलिए तुम मेरी बातों पर फोकस नहीं कर पा रहे थे। तो काय कहता है कि नहीं, बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। दरअसल रीजन ये है कि तुम्हें घर तक छोड़ने के लिए मेरे पास एक सॉलिड रीजन है, क्योंकि बर्थडे के बाद सिर्फ तुम ही रुकी जिसने मेरी मदद करी, तो एक अकेली लड़की को घर कैसे जाने दूं। दोबारा काय टॉपिक छेड़ते हुए कहने लगा कि हाँ तुम क्या कह रही थी। तो रीका न्यूज पर पॉइंट आउट करते हुए कहने लगी कि जिस जिन जो कि लिटिल गैंग से उसके बारे में जो हम स्नैक बार में बात कर रहे थे तो उसने अपना कॉन्सर्ट ही मिस कर दिया, वो भी किसी को ना बताए हुए। तो अब पता चलता है कि क्यों आखिर काय फोकस नहीं कर पा रहा था। पता चला कि काय जो कि रीका को ही बस देखते जा रहा था तो उसके दिमाग में एक प्लान सेट था, वो है रीका को प्रपोज करना, कि काय उसके बारे में क्या फील करता है। इस वजह से वो एकदम टमाटर की तरह लाल और उस पर फोकस करना तो मुश्किल हो गया था। जिसके बाद काय रीका और उसके बीच जो बचपन था उसके बारे में हमें बताता है। काय से पता चलता है कि वो किंडरगार्टन से ही लेकर एक साथ थे और इकट्ठे बड़े होते हुए उसने हर बारी वो चांस मिस कर दिया जब उसने रीका को बताना चाहा। मगर अब उसने ठान लिया है क्योंकि कुछ देर पहले उसने यूजिन के साथ बात करी। काय ने ये जो फाइटिंग से ग्रेजुएशन लेने की बात की थी तो ये अपनी मदर के लिए तो थी लेकिन रीका के लिए बहुत ज्यादा थी, क्योंकि रीका के सामने वो अपने पॉइंट्स प्लस करना चाहता था, जो कि यूजिन उसका चड्डी बड्डी समझ लेता है और वो कहता है कि अब जबकि तुमने अपने लिए नाम बना लिया है तो तुम क्या कहते हो मेरे भाई, क्या तुम्हें लगता नहीं कि इससे अच्छा मौका और कोई हो ही नहीं सकता, वो भी अपनी फीलिंग्स को कॉन्फेस करने के लिए। तो करेज जो थोड़ी बहुत उसे मिली है तो उसमें यूजिन का एक बहुत बड़ा हाथ है। जब उसने बोला कि हे रीका मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ, तो पीछे एक अनजान आवाज आती है जो कि कहती है कि हे तुम्हारा नाम काय है ना। तो वो एक बहुत बड़ा काला बंदा था, मैं रेसिस्ट की तरह क्यों बोल रहा हूँ, चलो एक लंबा कलुआ वहाँ पर था। तो काय उस कलुए की ओर देखकर कहता है कि हाँ मैं ही हूँ लेकिन तुम्हें चाहिए क्या, और वो रीका को प्रोटेक्ट भी कर रहा होता है। तभी अचानक से वो पंच अपने चेहरे के सामने ही पाता है जिसको वो बड़ी ही मुशक्कतों से डॉज करता है और रीका को पकड़ते हुए वो पीछे आ जाता है। वो कलुआ बोला कि बहुत खूब, तुम इतने बुरे भी नहीं हो, मैं देख सकता हूँ कि तुम एक ट्रेंड फाइटर हो। और काय भी ये अपने मन ही मन कहता है कि ये बंदा नॉर्मल नहीं लगता। तो वो रीका से कहता है कि यहाँ से जितनी तेज तुम भाग सकती हो भागो, ये बंदा नॉर्मल नहीं है, इसके साथ फाइट करने में कुछ भी पता नहीं चलता। काय दरअसल रीका के लिए टाइम बाय करना चाहता था ताकि वो वहाँ से भाग निकले और वो एकदम से उस बंदे पर टूट पड़ता है, वो भी पंचेस देकर। कलवा इस फाइटिंग में बहुत ज्यादा मजे ले रहा था क्योंकि उसको तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा और वो बस हंसता ही जा रहा है। मगर जब कलुए ने पंच दिया तो वो कहता है कि मेरे पंच को भी जरा छको, ये बहुत ही ज्यादा भारी है। तो वो वाकई में बहुत ज्यादा भारी होता है, जिसको ब्लॉक करने के लिए काय को भी बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही थी। सिर्फ एक पंच से ही काय समझ जाता है कि ये ऑर्डिनरी पर्सन बिल्कुल नहीं है क्योंकि ये मिलिट्री मार्शल आर्ट्स है और इसी तरह ही मिशंस के लिए इसको ट्रेन किया गया है। मगर काय को ये समझ में बिल्कुल भी नहीं आ रहा था कि आजकल तो वो छोटे मोटे थग्स के साथ फाइट करता है। उसने कभी भी ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि एक प्रोफेशनल फाइटर के साथ उसकी कभी भी फाइट होगी और वो काय को लेकर ग्रजेस भी रखता है। ना चाहते हुए भी इस फाइट में रीका को आना पड़ता है और वो फायर एक्सटिंग्विशर की टैंक को उठाकर वो उस कलवे पर रिलीज
कोशिश करती है ताकि वो यहाँ से भाग भी निकले और ये कलवा थोड़ा सा चिट्टा भी हो जाए। वो दोनों वहाँ से निकल तो जाते हैं और वो बंदा बस इन दोनों को देखता ही रह गया। मगर रीका की बात को सुनकर वो कलवा कहता है कि उसमें तो बड़ा ही दम था और काफी हॉट बंदी थी यार। मतलब कि रीका ने अपना इंप्रेशन छोड़ा लेकिन गलत पर्सन पर। भागते हुए काई रीका से कहता है कि आखिर तुम भाग क्यों नहीं निकली? तो रीका कहती है कि तुम्हें वहाँ पर कैसे मैं अकेले छोड़ूं, मैं खुद को कैसे फेस करूंगी अगर मैंने तुम्हें वहाँ पर छोड़ा होता। मगर ये इंपॉर्टेंट बात नहीं है, तुम ये बताओ कि वो बंदा तुम्हारा क्या लगता है? क्या इसके साथ तुमने कभी फाइट की है या फिर ये तुम्हारा कोई दोस्त है जो कि तुमसे अपना बदला ले रहा हो? और एज एक्सपेक्टेडली काय कहता है कि नहीं, मैं इससे कभी भी नहीं मिला और मैं कभी भी एक कलवे को अपना दोस्त नहीं बनाऊंगा। लेकिन रीका, जब मैं उसके साथ फाइट कर रहा था तो मैं ये तो नोटिस कर लिया था कि ये कोई स्ट्रीट थग नहीं है। उसकी फाइटिंग स्टाइल एक प्रोफेशनल की तरह थी और इसमें कोई शक भी नहीं कि वो बंदा मेरे पीछे ही था। मगर आखिर क्यों? यही सवाल का जवाब मुझे जानना है। जिसके बाद सीन कट होकर काय के ट्विन जिन पर आता है, यानी कि साउथ कोरिया पर, जो कि अपने रूम में इंटर तो करता है, वो भी अपने खून में लथपथ हुई हालत में। आते ही टीवी पहले से ऑन था और न्यूज चल रही थी कि मशहूर सिंगर जिन आज कॉन्सर्ट नहीं आए और लिटिल गैंग का जो आज का कॉन्सर्ट था तो वो हेल्ड कर रखा गया है। प्रेशर में आकर वो और भी ज्यादा ड्रग्स खाने लगता है। वो इस बात को लेकर थोड़ा सा चैन में था कि उसकी हिट एंड रन, यानी कि किसी को ठोकना और वहाँ से भागने की न्यूज अब तक नहीं चल रही और वो किसी न्यूज पर भी नहीं है, क्योंकि अभी के लिए न्यूज सिर्फ उसको लेकर ही बहुत ज्यादा बातें कर रहे हैं। मगर इन सब में सबसे बड़ी गलती ये थी कि उसने डेड बॉडी को भी वहाँ पर छोड़ दिया और साथ में अपनी गाड़ी को भी। और अब अपना सिर पकड़कर वो कहता है कि ये पुलिस को तो पता नहीं चलेगा ना मैंने जो चीजें छोड़ी हैं, क्या मुझे इसके लिए जेल हो सकती है? तो इसी खौफ ने जिन को एकदम पागल बना दिया, वो भी कुछ सेकंड्स में ही। और अगेन वो बहुत ही ज्यादा टेंशन में चला जाता है और अपना सिर दीवार के साथ मारते हुए वो कहता है कि नहीं, मैं जिन हूँ, मेरा करियर बर्बाद नहीं होगा। क्या तुम्हें जरा भी पता है कि मैंने यहाँ तक पहुँचने के लिए कितना ज्यादा मेहनत की है? नहीं, इस तरह मैं अपने करियर को बर्बाद नहीं होने दूंगा। तभी उसको एक कॉल आती है और कॉल के आते ही उसके फटके हाथ में आ जाती है, क्योंकि वो और कोई नहीं बल्कि उसके फादर हैं। और ये रिएक्शन मेरी तरह तुम लोगों के लिए भी नॉर्मल है। जब बाप का कॉल आता है तो भाई सब कुछ खत्म। अपने एग्जिस्टेंस पर हम शक करने लगते हैं कि हमने कुछ गलत तो नहीं किया, मगर यहाँ पर जिन ने तो गलत ही किया है और इसी टाइम उसको कॉल भी आ रही है। अब मामला और भी ज्यादा खराब हो चुका है, क्योंकि उसके फादर को भी पता चल चुका है। मगर ये कंफर्म है या नहीं, ये तो वहाँ पर जाकर ही पता चलेगा। वो सबसे पहले जो ड्रग्स उसने ली है तो फोर्सफुली वॉमिट करके वो उसे बाहर निकालता है और अपने फादर की ओर निकलते वक्त वो यही सोच रहा था कि क्या वो किसी तरह से यहाँ पर झूठ बोल सकता है, और अगर उनको ऑलरेडी पता हो और मैं ऊपर से झूठ भी बोल दूं तो फिर उसका क्या होगा। खौफ से उसका चेहरा पीला पड़ गया था और बस खुद को तसल्ली देकर के नहीं वो जिन है साउथ कोरिया का सुपरस्टार, उसको कुछ भी नहीं होगा, तो यही खुद को दिलासा देता हुआ वो अपने बाप की कंपनी तक पहुंच जाता है। और बस एक ही बात उसके दिमाग में चल रही होती है कि चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन अपने फादर को इस इंसिडेंट के बारे में पता नहीं लगने देना। दरवाजा खटखटाते हुए जिन अंदर इंटर करते हुए कहता है कि सॉरी, आपको बहुत ज्यादा इंतजार करवाया, और अपने मन ही मन कहता है कि द मोमेंट मेरे डैड ने जब मुझे छोड़ दिया तो समझ जाना कि वो मेरा सब कुछ चीजों के लिए आखिरी दिन ही होगा। अच्छा, इस बंदे का नाम इम धोयुन है और इसकी एज 53 ईयर है। DHL एंटरटेनमेंट का प्रेसिडेंट है और जिनके ये फादर भी हैं। अब तुम लोगों को समझ में आया कि जब जिन ने कहा कि अगर उसके अपने बाप ने उसे छोड़ दिया तो उसका करियर वरियर सब कुछ खत्म, क्योंकि ये एक मेजर एंटरटेनमेंट के प्रेसिडेंट जो है, जिनका करियर इनकी वजह से ही तो बना है। अगर बाप गया तो मानो सब कुछ गया। अपने बाप के सामने आकर वो थड़-थड़ कांपने लगता है और जिन कहता है कि आई एम सॉरी, मैंने लाइव शो को मिस कर दिया, आई एम डीपली सॉरी, दोबारा इस तरह मुझसे गलती नहीं होगी। तो अपने बेटे की ओर जब वो आगे बढ़ता है तो उसका बेटा तो थड़-थड़ कांपने लगता है। जिनके फटके हाथ में आ गई थी, उसे लगने लगा था कि उसके बाप को सब कुछ पता चल चुका है। लेकिन जब उसका फादर उसके करीब आता है तो वो कहता है कि क्या हुआ मेरे बेटे, तुम ठीक तो हो ना? तुम्हें देखकर ऐसा लगता है कि तुम्हें बहुत ही तेज जुकाम हो गया हो। जिनके लाइव शो को मिस करने पर उसका बाप कुछ भी नहीं कहता, उल्टा वो कहता है कि हाँ, तुम हमारे कंपनी के टॉप अर्नर तो हो, तुमसे हमें बहुत ज्यादा फायदा होता है, लेकिन तुम मेरे प्रेशियस सन भी हो, तुम कोई मशीन नहीं, तो मैं तुम्हारी इस गलती को माफ करता हूँ। इसे ऐसा समझो कि तुमने ये किया ही नहीं हो, और अगर आगे से ऐसा कुछ भी होता है तो तुम बस मुझे बताना। जो कि देख जिन अपने मन ही मन कहता है कि अच्छा है कि मेरे फादर को अब तक ये पता नहीं लगा कि मैंने क्या कांड कर दिया है। बाद में जिन कहता है कि उसे आज का सिर्फ आराम चाहिए, फिर कल से वो सब कुछ शुरू कर देगा। बस उसकी तबीयत ठीक नहीं। जब वो वापस अपने घर की ओर जा रहा था तो उसका अपना
बाप ही कहता है कि अगर नेक्स्ट टाइम तुम किसी को मार डालते हो इस तरह तो तुम्हें मुझे सबसे पहले बताना चाहिए, ना कि तुम्हें उस जगह से भागना चाहिए। ये सुनकर जिन के पैरों तले जमीन खिसक गई और उसे एक बहुत ज्यादा जोर का झटका लगता है। वो बड़ी ही तेजी से सांसें लेने लगता है और उसका अपना बाप ही कहता है, फिक्र मत करो मेरे बेटे, जिस औरत को तुमने ठोका था तो अच्छी बात है कि उसको कोई ज्यादातर जानता नहीं है, यानी कि वो एक सिविलियन थी। मगर जैसा कि मैंने कहा कि जब भी नेक्स्ट टाइम इस तरह होता है तो तुम्हें सबसे पहले मुझे बताना चाहिए। अभी के लिए तो मैं मामले को संभाल चुका हूँ, लेकिन नेक्स्ट टाइम शायद से मुझे मौका नहीं मिले तो पहले से ही मुझे बताना। और हाँ, तुमने ठीक कहा, तुम आज बहुत ज्यादा थक चुके हो, इसलिए तो लाइव शो भी तुमने मिस कर दिया। और एक पर्सनल सलाह तुम्हें देना चाहता हूँ मेरे बेटे, ड्रग्स को थोड़ा सा खाया करो। ऐश करना ठीक है, लेकिन इतना भी नहीं कि कल को किसी की जान ही ले लो। चलो अब तुम यहाँ से जा सकते हो। जिसके बाद जिन अपने मन ही मन कहता है और हमें बताता है कि जब भी मैं अपने फादर की स्माइल को देखता हूँ तो मैं बहुत ही ज्यादा एंशियस हो जाता हूँ। मतलब कि जब भी मेरे बड़े होते हुए मैंने कुछ भी कांड किया हो तो मैंने कभी भी अपने पिता को नहीं देखा कि वो मुझ पर गुस्सा करने लगे हों और या फिर वो बहुत ज्यादा गुस्से में नजर आ रहे हो। मैंने जब भी कुछ बुरा किया हो और आज जो मैंने किया है तो ये स्माइल उसके चेहरे से कभी भी नहीं जाती और इससे मुझे बहुत ज्यादा डर लगने लगता है कि किसी के लाश को भी ठिकाने लगाना और न्यूज को ना फैलाना ये मेरे फादर के लिए कितना ज्यादा आसान है। जिसके बाद अगले सीन में जब जिन अपने रूम की ओर जा रहा था तो वो कहता है कि मैंने सुना तो था कि मेरे फादर का पुलिस के साथ अच्छा कनेक्शन है और साथ में अंडरवर्ल्ड में भी। ये मुझे सिर्फ जस्ट एक ब्लफिंग लगती थी, लेकिन आज खुद अपने आंखों के सामने ये देखकर मुझे इस बात पर यकीन आ गया है। जबकि एलिवेटर जैसे खुलता है तो जिन अपनी स्टेप मदर को पाता है, जिनका नाम इम जो है और उनकी जो एज है वो 46 है। साथ में वो पॉलिटिशियन भी है और इम धोयुन की वाइफ और जिनकी स्टेप मदर। जबकि हम एक खूबसूरत सी लड़की को भी देखते हैं जिसका नाम इम यूना है। वो 19 साल की है और वो एक न्यू सिंगर बनी है और जिनकी ये स्टेप सिस्टर है। अपनी स्टेप मदर को वहाँ पर पाकर जिन पूछता है कि क्या इतनी देर को आपकी मीटिंग हो रही थी, तो उसकी स्टेप मदर कहती है कि हाँ बिल्कुल ठीक कहा। मगर इम्पोर्टेंट बात इम जो ये कहती है कि जिनको अपना ख्याल रखना चाहिए, वो बहुत ही ज्यादा बुरा लग रहा है और अगर वो इसी तरह ही करता रहा तो इलेक्शन पर नेगेटिवली भी इम्पैक्ट पड़ सकता है। उसकी स्टेप सिस्टर यूना जब जिन के पास से गुजरती है तो उसे ड्रग्स की स्मेल आती है। यूना जिन का मजाक उड़ाती हुई कहती है कि तुमसे बिल्कुल निकोटीन की स्मेल आती है, जैसे कि एक सड़क छाप बंदा जो कि ड्रग्स का एडिक्टेड हो उसी तरह ही। हैरानियत मुझे इस बात की है कि लड़कियां तुम्हारे करीब कैसे आती हैं। यूना की बात सुनकर जिन बहुत ही ज्यादा चौंक जाता है और उसके चेहरे को देखकर यूना और भी ज्यादा हंसने लगती है और कहने लगी कि तुम बिल्कुल एक पपी की तरह हो, इसमें अक्ल नामी कोई चीज भी नहीं। और एडिशनली यूना अपने स्टेप ब्रदर को ये भी कहती है कि जल्द ही उसका डेब्यू होगा तो वो किसी किस्म की भी गलती जिन से नहीं चाहती। और साथ में वो जिन को तसल्ली देकर ये भी कहती है कि वो समझ सकती है कि वो इतना ज्यादा ड्रग्स क्यों लेता है, क्योंकि ये फैमिली बहुत ही ज्यादा इंसेन है, इसमें आम बंदा तो नहीं रह सकता। तो फिक्र मत करो मेरे भाई, बस खुद को मुसीबतों से बचाओ, फिर जितना चाहे तुम ड्रग्स ले सकते हो। यूना के जाने के बाद जिन भी यूना के बात के साथ एग्रीड करता है कि जैसे कि मेरी सिस्टर ने कहा, ये फैमिली एक तो इंसेन है और इसमें प्यार नामी कोई चीज भी नहीं है। और वापस जाते वक्त हमें जिन के मुंह से ये भी सुनने को मिलता है जो कि उसे बहुत पहले से पता था, लेकिन किसकी वजह से पता चला ये नहीं पता। लेकिन जिन जानता है कि उसकी एक रियल मदर भी है जो कि कई मील उससे बहुत ज्यादा दूर है और वही उससे सच्चा प्यार करती है। वो उम्मीद करता है कि फ्यूचर में वो अपनी रियल मदर से जरूर मिले। कुछ दिनों के बाद जापान पर हमारा सीन जाता है जहां हमने देखा कि पुलिस स्टेशन में काय तात्सुमी से बात कर रहा था, वो भी उस कलवे को लेकर। तात्सुमी की रिपोर्ट देने पर काय को पता चला कि वो बंदा वाकई में एक प्रोफेशनल है, क्योंकि सर्वेलेंस कैमरा से उसकी एक भी फुटेज नहीं देखी कि वो कहां से आया और कहां गया। वो ऐसे सड़कों में फिर रहा था जैसे कि वो एक असैसिन हो, और वो है भी। अगर कैमरा से वो बचा है मतलब ये एक बहुत बड़ा प्रोफेशनल किलर है। काय तात्सुमी से कहता है कि रीका तो एकेडमी अटेंड करने के लिए गई होगी, तो मैं तात्सुमी तुमसे एक रिक्वेस्ट चाहता हूँ, मेरी मदर को प्रोटेक्ट करो जब तक उस कल्प्रिट को मैं खुद ही ना ढूंढ लूं। तात्सुमी कहता है कि अगर मैं तुम्हें रोकने का कहूँ तो तुम नहीं रोकोगे, है ना? अजीब बात है कि तुमने कुछ दिनों पहले ही ये कहा था कि तुम लड़ाई झगड़ों में नहीं पड़ोगे, लेकिन देखो तुम अपनी मदर को दोबारा परेशान कर रहे हो। तो काय कहता है कि ठीक बात कही है आपने, लेकिन मैं ही सिर्फ उस कल्प्रिट का चेहरा देखा हूँ, तो मेरे अलावा उसे और कोई भी नहीं पहचान सकता और ना ही ढूंढ सकता है। तात्सुमी को काय से ज्यादा मिसेस यूकी की टेंशन हो रही थी, जो कि देख काय तात्सुमी को चिढ़ाते हुए कहता है कि अगर इतनी ही मेरी मदर की टेंशन हो रही है तो उससे शादी क्यों नहीं कर लेते। ये बात तात्सुमी के लिए शॉकिंग थी, क्योंकि उसे कैसे पता चला कि वो उसकी माँ से प्यार करता है। तो काय कहता है कि वो बचपन से ही ये जानता था कि तात्सुमी का मेरी मदर पर क्रश है, और वो ये काफी प्रूफ के साथ कह सकता है कि तात्सुमी उसकी माँ का काफी अच्छे से ख्याल रखेगा, जबकि मैं
उसकी बेटी का। भाई ये यहाँ पर क्या हो रहा है? मगर काई इस चीज को लेकर काफी ज्यादा उतावला भी हो रहा था कि तात्सुमी के साथ एक ही घर में रहकर कैसा लगेगा। तो तात्सुमी कहता है कि ठीक है रह लेंगे, लेकिन तुम और रीका फिर करोगे कैसे? ये सुनकर काई टमाटर की तरह लाल हो जाता है, लेकिन तात्सुमी यहाँ पर एक बात रिवील करता है कि उसका और तुम्हारी मदर का कुछ भी नहीं बनेगा। तो काई ने जब रीजन पूछा तो तात्सुमी से पता चला कि अभी तक जो मिसेज यूकी है वो अपने डेड हस्बैंड के बारे में ही सोच रही है। इससे ये बात तो तात्सुमी के लिए क्लियर होती है कि मिसेज यूकी के जो पहले हस्बैंड रहे हैं तो वो बहुत ही अच्छे होंगे, जिसका मुकाबला तात्सुमी नहीं कर पाएगा। तो तात्सुमी एक चैट की तरह बोलते हैं कि मुझे एक तरफा प्यार से भी कोई मसला नहीं है, मेरे लिए यही चीज अच्छी है कि मैं तुम्हारी मदर को देख सकता हूँ और उनसे बात करना और उनको सेफ रख सकता हूँ और मदद करने का भी मौका मिलता है। जिसके बाद तात्सुमी कहता है कि तुम्हें जाकर यूजी को भी उस टैटू मैन के बारे में बताना चाहिए कि एक बड़ा लंबा चौड़ा कलवा टैटू वाला यहाँ वहाँ फिर रहा है, जिसने काय पर हमला किया तो वो यूजिन पर भी हमला कर सकता है। लेकिन इस बात को बताने में काफी ज्यादा देर हो गई थी क्योंकि वो कलवा आदमी यूजिन के सामने था। यूजिन कहने लगा कि कलवे आखिर तुम करना क्या चाहते हो? आखिर तुमने काय पर अटैक क्यों ही करा, वो भी मेरे परमिशन के बिना? उसे कुछ भी नहीं पता, तो तुम आखिर ये सब कुछ क्यों बिगाड़ रहे हो? तो वो कलवा आदमी कहता है कि मैंने परमिशन ली, लेकिन तुमसे नहीं, बल्कि मुझे ऊपर से ऑर्डर मिल गया था कि उसको मारना है, तो तुम्हारी परमिशन लेने की मुझे कोई भी जरूरत नहीं। ये कहते हुए वो नोटिस करता है कि उसका सिर यूजिन पकड़ लेता है और उसको एक नी किक देता है और बाद में एक जोरदार लात से वो उसे दूर घसीटने पर मजबूर करता है। एक जोर का पंच भी उसके चेहरे पर लैंड करता है, जिसको लैंड करते वक्त यूजिन कहता है कि नहीं, अभी वक्त नहीं है। तो वो कलवा आदमी यूजिन को धमकी देता हुआ कहता है कि क्या तुम्हें बिल्कुल भी परवाह नहीं कि तुम्हारी फैमिली क्या सोचती होगी और उनका क्या होगा? तो ये सुनकर यूजिन एकदम के लिए रुक जाता है और इसी मौके का फायदा उठाते हुए वो कलवा उसके पीछे आ जाता है, ये कहते हुए कि तुम तो काफी ज्यादा सेंसिटिव हो। वो उसका हाथ मरोड़कर जमीन पर उसे लेटा देता है और वो भी ये कहकर कि मेरे बहुत सारे काम रहते हैं तो तुम मेरे मामलों से दूर ही रहना, मगर तुमने मुझ पर हमला किया, मतलब कि तुम मेरे कामों में दखल दे रहे हो, तो इसका भरपाया तो तुम्हें देना ही पड़ेगा। ये कहता हुआ वो उसका एक हाथ मरोड़कर तोड़ ही देता है, जिससे यूजिन की चीखें निकल जाती हैं और वो कलवा उन्हीं वर्ड्स को दोहराता है जो कि ऊपर से उसे सुनने को मिले थे कि तुमने काय को मारना है और उसकी मदर को भी, मगर ये करना मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो गया है क्योंकि उसने मुझे देख लिया है, इसलिए ऊपर से ऑर्डर दूसरा मिला है कि तुम्हें अपने दोस्त की माँ को और दोस्त को मारना होगा, जिसके लिए तुम्हें काफी सालों से ट्रेन किया जा रहा था। अब तुम्हें समझ में आया पार्क यूजिन कि आखिर तुम्हें इतने सालों तक क्यों आइसोलेटेड रखा गया? चलो अब अपने काम पर लगो। जिसके बाद अगले सीन में हमने देखा कि जब यूजिन अपने घर आता है तो उसकी हालत को देखकर उसकी मदर बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है। टेंशन में यूजिन की मॉम उससे पूछती है कि आखिर उसके हाथ को क्या हुआ? तो पीछे से उसके फादर कहते हैं कि शायद से तुम्हें इंस्ट्रक्शन दे दी गई है। तुम लोगों को समझ में आया, यहाँ पर सिर्फ यूजिन ही नहीं बल्कि उसकी पूरी फैमिली ही फेक है। इन तीनों को काफी सालों से ट्रेन किया जा रहा था, वो भी काय और उसकी मदर को मारने के लिए, और अब वक्त आ गया है। यूजिन कहता है कि हाँ मैं तैयार हूँ, मुझे इंस्ट्रक्शन दे दी गई, मगर सरप्राइजिंगली और बिना एक्सपेक्ट किए हुए वहाँ पर काय खुद ही आ जाता है। वो यूजिन को ढूंढने के लिए आया था। काय की और तीनों देखकर एकदम से एक्सप्रेशन उनके चेंज हो जाते हैं क्योंकि टारगेट उनके पास खुद ही आकर चला आया। शॉप में इंटर करते ही काय पूछता है कि तुम्हारे हाथ को क्या हुआ? तो यूजिन कहता है कि वो बस गिर गया, लेकिन वो यहाँ पर क्यों आया है? तो ना छुपाते हुए उसके पेरेंट्स के सामने ही ये बोलकर कि एक लंबा कलवा और एक टैटू वाला बंदा उसने रीका और काय पर हमला किया था, तो तात्सुमी ने कहा कि यूजिन को भी वार्न कर दे, इस वजह से मैं यहाँ पर आया हूँ। ये जानने के बाद कि टारगेट उसकी परवाह कर रहा है तो यूजिन कहता है कि चलो बाहर जाकर बात करते हैं। यूजिन जैसे ही बाहर आता है तो कुछ लड़कियां उसे रिकॉग्नाइज कर लेती हैं। यूजिन दिखता भी काफी हैंडसम है तो लड़कियां उसके पीछे पागल हो रही थी। यूजिन लड़कियों को वहाँ से भेज देता है, वो भी ये कहकर कि शॉप में मिलेंगे तो अभी के लिए मुझे अकेला छोड़ दो। तो वो मान के वहाँ से वापस भी चली जाती है, जो कि देखकर काय कहता है कि आज तक तू लड़कियों में बहुत पॉपुलर रहा है, मेरे को तो कोई मोह ही नहीं लगाता, लेकिन चलो रीका तो है ना। तो यूजिन काय की बात को सुनकर हंसने लगता है और कहता है कि अब ये मत कह देना कि रीका ने तुमको रिजेक्ट कर दिया है, मगर खैर रीका काफी ज्यादा प्रेशियस है तो उसका ख्याल रखना। उसकी बातों को सुनकर काय कहता है कि अब ये मत कहना कि तू भी रीका को पसंद करता है, जिसका रिस्पॉन्स यूजिन नहीं देता और वो एक दूसरा टॉपिक छेड़कर कि काय जरा मेरी बात सुनना, अगर मैं तुमसे कहूँ कि इस शहर से बाहर निकलकर कहीं दूर हम सभी लोग इकट्ठे रहते हैं तो क्या तुम मेरे साथ जाओगे? दूर, एक ऐसी जगह जहाँ हम लोगों की नजरों से दूर रहें, इतने दूर कि कोई हमें ट्रैक भी ना कर पाए। बोलो मेरे दोस्त, क्या तुम मेरे साथ दूर जाओगे? तो
उसकी बातों को सुनकर काय कहता है कि भाई तू क्या उल्टी सीधी बातें कर रहा है, तू वियर्ड लग रहा है। तो यूजिन कहता है कि चलो अब लगता है ये इम्पॉसिबल है, और दे मार काय के चेहरे पर एक जोर का मुक्का देता है। काय जो खुद को संभाल रहा था तो वो कहता है कि यूजिन तूने मुझे पंच क्यों दिया, मगर तब तक यूजिन दूसरा अटैक भी लैंड करने के लिए आगे बढ़ जाता है और दे मार एक जोर की किक सीधा काय को देता है। जब काय गाली देकर खुद को प्रोटेक्ट कर रहा था तो उसके अटैक को यूजिन आराम से डॉज कर लेता है और बाद में काफी सारे पंचेस काय पर लैंड करता है, वो भी एक एक बार। फाइटिंग के दौरान काय बार बार पूछ रहा था कि वो क्यों हमला कर रहा है, जिसको यूजिन हर बारी ही इग्नोर कर रहा था और इसी का ही गुस्सा चढ़ते हुए एक जोर का मुक्का वो लैंड करता है और यूजिन उसे डॉज करके कहता है कि क्या तुम्हें पता है कि जब भी तुम ये पंच देते हो तो तुम काफी ज्यादा ओपनिंग्स छोड़ते हो। और ये कहकर वो दोबारा से उसके चिन पर एक जोर का मुक्का देता है, जिससे काय लगभग बेहोश ही होने वाला था, लेकिन यूजिन उसके बालों से पकड़कर उससे कहता है इतनी जल्दी भी नहीं। और काय खुद को इतना ज्यादा पीटता हुआ देखकर पागलों की तरह हंसने लगता है और वो कहता है कि मैं बिल्कुल भी ऐसा नहीं करता, आखिर तुम ये कैसी पचकानी बातें कर रहे हो, तुम्हारी बातों का क्या ही मतलब है। काय को पीटते वक्त उसे अपने एक साथ बिताए हुए वक्त की बातें भी याद आ जाती हैं, वो लम्हे जो कि कभी ना खत्म होने वाले लम्हे उन लोगों ने समझ लिए थे तो वो आज जाकर खत्म हो रहे हैं। अगेन लास्ट टाइम काय चिल्लाते हुए यूजिन से बोलता है कि आखिर तुम क्यों ऐसा कर रहे हो मेरे पार्टनर, तुम्हारी वजह क्या बन गई। तो रिस्पॉन्स के बजाय वो उसमें चूरी घुसेड़ देता है, वो भी ये कहकर कि खेलने का वक्त खत्म हो गया। मगर हैरानी की बात ये थी कि जिस जगह को यूजिन ने टारगेट किया है तो उसकी वजह से काय को सांस लेने में दिक्कत हो रही थी और वो गिर जाता है, मगर छुरी उसके बॉडी के अंदर नहीं गई। और यूजिन कहता है कि हिलना मत जब तक मैं ना कहूँ और हम यहाँ से चले ना जाएं। जब तुम आराम कर लो तो यहाँ से भाग जाना और मुझे माफ कर देना मेरे भाई। यूजिन को जाते वक्त काय उसको दोबारा रोकने की कोशिश करता है, लेकिन यूजिन रिस्पॉन्स में कहता है अब तुम्हें फिक्र करने की कोई भी जरूरत नहीं है, यहाँ से मैं अकेला ही संभाल लूंगा ताकि तुमको कोई भी दिक्कत फेस करनी ना पड़े। वो ऐसे शब्दों के साथ काले अंधेरे में गायब हो जाता है जिसका काय के पास जवाब नहीं था। और बाद में साइड से यूजिन की मदर यूजिन से कहती है कि क्या काय मर चुका है ना, ये कंफर्म हुआ, क्या मैं जाकर खुद ही कंफर्म कर दूं। तो यूजिन कहते हैं कि हाँ मैंने उसे खुद अपने हाथों से मार डाला, अब ज्यादा यहाँ पर रुकने की वजह से तुम मसला खड़ा कर सकती हो, तो यहाँ से जाओ आयोन। अब जबकि यूजिन ने अपनी मदर को उसके नाम से पुकारा तो मतलब कि ये फैमिली थी ही नहीं, ये जस्ट एक फेक, ये लोग रोल प्रिटेंड कर रहे थे। आयोन यूजिन के जाते हुए उससे पूछी कि तुम कहाँ जा रहे हो, तो यूजिन कहता है कि अपने नेक्स्ट मिशन को कंप्लीट करने के लिए, जिसके बाद सीन हमारा डायरेक्ट मिसेस यूकी के स्नैक बार पर जाता है। यूजिन के इंटर होते ही यूकी उससे बोलती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, काय तो तुम्हारे पीछे गया था। तो वहाँ पर वो कलवा भी आ गया था, जो कि आते ही यूजिन से कहता है कि क्या तुमने ये डिसाइड कर लिया है। तो कलवे को जवाब देता हुआ यूजिन कहता है कि हाँ मैं तुम्हें मार डालूंगा और मैंने यही डिसाइड कर लिया है। यूजिन ये ठान लेने के बाद कि वो इस कलवे को मार डालेगा तो वो यूकी और रीका से कहता है कि तुम दोनों यहाँ से बाहर निकलो क्योंकि अब ये मामला बहुत ही ज्यादा बिगड़ने वाला है। मिसेस यूकी ये सुनकर कि वो यहाँ से उसको बाहर निकालने का कह रहे हैं तो उसके साथ रीका भी जो थी उसे भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर यूजिन ये क्या कह रहा है, आखिर उनको यहाँ से निकलने के लिए वो क्यों कह रहा है। तो मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ। रीका और काय पर इस कलवे ने तो पहले भी अटैक किया था ना, तो रीका को ये कलवा याद क्यों नहीं है। मैं इसका जवाब तुम पर छोड़ता हूँ, मुझे कमेंट में बता देना कि क्या रीजन हो सकता है कि रीका ने इसको रिकॉग्नाइज ही नहीं किया। मगर कलवा भी यूजिन की बात का ऑपोजिट करता है, वो कहता है कि तुम दोनों यहाँ से हिलोगे भी नहीं, तुम दोनों को अगर मैंने यहाँ से जाने दिया तो मैं तो हिजड़ा ही होऊंगा। जो कि सुनकर यूजिन को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है क्योंकि कलवा कहता है कि जो रास्ता यहाँ से बाहर निकलने का है तो वो तो मैंने बंद कर दिया, अब तुम्हारे साथ ऑप्शन ये रहता है कि तुम्हें मुझे हराना होगा। अगर तुम मुझे हरा देते हो तो तुम इन दोनों महिलाओं को यहाँ से बाहर निकाल सकते हो और अब तुम अपनी हालत को देखकर ये अंदाजा लगा लो कि क्या तुम मुझे अकेले बीट कर पाओगे। तो जवाब हाँ में देता हुआ वो उस पर एक जोर की नी किक लैंड करता है जिससे वो दूर गिर जाता है और काफी ही कूल अंदाज में कहता है कि हाँ मैं तुम्हें अकेला ही हरा सकता हूँ। यूजिन की गट्स की वो दाद देता है और वो कहता है मानना पड़ेगा तुम में दम तो है बे। मिसेस यूकी यूजी से कहती है कि आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है और रीका मौके का फायदा उठाती हुई यहाँ पर पुलिस को कॉल लगाती है, जो कि देखकर कलवा रीका को ही टारगेट करता है कि मैं तुम्हें ऐसा करने नहीं दूंगा। मगर कलवे को यूजी पकड़कर पीछे जमीन पर उसका सिर मारता है और उस कलुए से कहता है कि देख भाई, जिस लड़की पर तुम अटैक करने वाले थे तो ये मेरे भाई की गर्लफ्रेंड है, इसको मैं तुम्हें छूने तक नहीं दूंगा, तुम्हारे गंदे हाथ इससे दूर रखो वरना मैं तुम्हारे हाथों को ही तोड़ दूंगा। मुझ तक तो बात ठीक होती है लेकिन जब मेरे भाई और उसकी गर्लफ्रेंड तक बात पहुंचती है तो मैं तुम्हें अपनी एक ऐसी साइड दिखाऊंगा जिससे तुम्हारी रातों की नींद उड़ जाएगी। अब यूजी रीका और यूकी से कहता है कि इस सिचुएशन को वो बाद में एक्सप्लेन करेगा, अभी के लिए वो भाग सकती है तो वो भागे, मगर
उनके साथ बात करने के दौरान कलुआ नीचे से उठकर उसके पीछे भी आ जाता है। भाई इसको पीछे आने की बहुत आदत है और वो उसमें खंजर घुसेड़ देता है, एक ऐसा वाइटल स्पॉट जो कि काफी ही जबरदस्त है, जिसकी वजह से यूजिन अपने घुटने के बल बैठ जाता है और दोबारा से उस पर चढ़कर कहता है कि यूजिन तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुम्हारे साथ लड़ने में हमेशा मजा आता है, लड़ते वक्त मजा आना, इस फीलिंग को काफी वक्त हो गया है जो कि मैंने फील नहीं करी। ये कहने के बाद वो बार बार और लगातार उसमें अपना खंजर घुसेड़ने लगता है और पागलों की तरह यूजी से भी कहता है कि तुमको भी मजा आ रहा होगा ना, अगर तुम इतने ही स्ट्रॉन्ग हो तो तुम मेरे नीचे क्यों हो, उठो मुझसे लड़ो और इन दोनों की जान बचाओ, अगर तुम कमजोरों की तरह ही इस तरह बैठे रहे तो तुम्हारे साथ लड़ने में मुझे मजा नहीं आएगा, तो उठना बे उठ। और ये कहता वो पता नहीं कितनी बार उसकी कमर में अपना खंजर घुसेड़ चुका था। वो जस्ट यूजी को गुस्सा दिलाना चाहता था लेकिन उसकी हालत भी बहुत खराब कर दी। इस कलुए को स्ट्रॉन्ग आदमियों के साथ लड़ने में बड़ा मजा आता है और स्ट्रॉन्ग आदमियों के साथ लड़ने में मजा आने के लिए वो इसीलिए ही इस तरह के मिशंस को लेता है। यूजी को इस तरह मौत के कगार पर लाने के बाद कलुआ कहता है कि तुम्हारे साथ मजा बहुत आया लेकिन तुम भी उनकी तरह वीक ही निकले, मगर दात इस बात की देनी पड़ेगी कि तुम इतनी जल्दी मरे नहीं। जब कलुआ यूजी के चेस्ट से अपनी नाइफ निकालने वाला था तो साइड से मिसेज यूकी अपनी नाइफ को उठाकर उसको थ्रेट करने लगती है कि रुक जाओ, मगर उसको एक ही चपेड़ मारने के बाद उसे दूर फेंक देता है। रिका मिसेज यूकी को देखकर कहने लगी कि आप ठीक तो है ना, तो कलुआ उन सबको कहता है कि काम डाउन, तुम सब लोग मरने वाले हो, मगर मुझे सबको एक एक करके मारने दो, इस तरह एक साथ मारने में मुझे मजा नहीं आएगा, मगर तुम दोनों औरतें हो ना, तुम मारने से पहले तुम मेरे लिए थोड़ा सा मनोरंजन क्यों नहीं कर लेते। मनोरंजन से तुम लोगों को तो समझ में आ गया होगा कि ये कलुआ क्या करना चाहता है और सीधा रीका के मुंह पर बोलकर कि तुमको मैं काफी दिनों से नोटिस कर रहा हूँ, तुम काफी ताकतवर भी हो लेकिन तुम्हारा फिगर, तुम्हारी अदाएं, भाई क्या ही बोलूं, बड़ी ही खूबसूरत हो तुम। इसी बातों में गुमसुम होकर वो यूजी के बारे में भूल गया था। इसी मौके का फायदा उठाकर यूजी भी उसकी इंटेस्टाइन में छुरी को घुसेड़ देता है और वो ये कहता है कि जैसे मैंने कहा कि मुझ तक तो बात ठीक है लेकिन अगर इन तक बात आई तो तुमको मैं जान से मार डालूंगा। ये कहते वक्त यूजी की हालत बहुत बहुत ज्यादा खराब थी। उस कलवे के चेहरे पर भी खौफ नजर आ रहा था लेकिन बाद में वो बहुत ज्यादा हंसने लगता है और कहता है तुम्हारे लिए एक बहुत बुरी न्यूज है, और ये कहता वो उस नाइफ को खुद से बाहर निकाल कर फेंक देता है। यूजी नोटिस करता है कि इसने तो स्टैब प्रूफ वेस्ट पहनी हुई है, जिसका जवाब हाँ में देता हुआ वो कलवा यूजी के पेट में एक जोर का मुक्का मारता है, जिसके कारण यूजी के मुंह से बहुत ज्यादा खून निकलने लगता है। रीका पहली की तरह जैसे कि उसने फायर एक्सटिंग्विशर उठाया था तो अब वो एक ग्लास बॉटल उठा लेती है और वो उस कलवे के सर पर फोड़ देती है, जो कि देखकर मिसेस यूकी भी काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और वो कहती है कि रीका ये तुमने क्या कर दिया, मगर कलुआ पता नहीं कौन सी मिट्टी का बना हुआ है, इसका भी कोई असर नहीं पड़ा। वो उसको और भी ज्यादा एक्साइटमेंट तरीके से देखने लगता है और कहता है कि इसी वजह से तो तुम पर मेरा दिल आ गया। धक्का देकर वो रीका को पीछे फेंक देता है और कहता है कि अब तुम्हारी बारी, लेकिन पहले तुम्हारी दोस्त की मरम्मत करके मैं तुम्हारे पास आता हूँ मेरे जाने मन, तो थोड़ा सा वेट करो। जब उस कलवे ने यूजी की पूरी हिम्मत को बाहर निकाल दिया तो अब वो रीका की ओर बढ़ रहा था और जब यूजी ने ये नोटिस किया तो वो अपने मन ही मन कहता है कि मुझे माफ करना काए, मुझे लगता था कि मैं इसको अकेले ही संभाल लूंगा लेकिन मेरी प्राइड ने मुझे ये करने नहीं दिया और मैंने तुमसे माफी मांगी नहीं और न ही तुमसे हेल्प मांगा। आई एम रियली रिग्रेटिंग कि मैंने तुमसे हेल्प क्यों नहीं मांगी, और अगर मैं इस तरह अननेसेसरी काम नहीं करता तो इस तरह दिन कभी भी हम दोनों को देखना ना पड़ता। मुझे माफ करना काए, लेकिन तुमने ठीक कहा था कि मैं भी रीका को पसंद करता हूँ, लेकिन मेरे भाई तुम्हारी वजह से मैंने इस फीलिंग को सरप्रेस करके रखा। अभी भी रीका को पसंद करता हूँ लेकिन काश एक दिन बस मैं ये उम्मीद करके बैठा हुआ था कि मुझे कहने का मौका मिले, और रीका के बजाय यूजी वो खंजर सीधा अपने दिल पर लेता है, जिसकी वजह से यूजी का अब काम तमाम हो चुका है। अब इसके बाद क्या हुआ वो तो एक मिस्ट्री थी, लेकिन शॉप पर आग लग चुकी थी। फायर फाइटर्स आए हुए थे और पुलिस भी थे। काई भी अपनी शॉप की ओर देख कर के इस पर आग लगी हुई है तो उस बेचारे को तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। कुछ लोग स्ट्रेचर पर एक बॉडी को लेकर जा रहे थे। वो बॉडी रिकॉग्नाइज करने के काबिल नहीं थी, लेकिन उसके हाथ पर घड़ी को देखकर काई समझ गया कि ये उसकी मदर की बॉडी है। बेचारे ने जब चिल्लाते हुए उन लोगों को रोकना चाहा तो वहाँ पर तात्सुमी आ जाता है, जो कि काई को रोक कर बोलता है कि नहीं, खुद को संभालो, अब उनका वापस आना बहुत नामुमकिन हो गया है, इसलिए काई मेरे बच्चे तुम्हें खुद को संभालना ही होगा क्योंकि अब वो हमारे साथ नहीं रही। तात्सुमी काई को खबर देता हुआ कहता है कि कल्प्रिट अननोन है। विक्टिम्स जो थे उनमें से यूजी, तुम्हारी माँ और मेरी अपनी बेटी भी थी। अपने चाहने वालों के नामों को सुनकर कि वो इस ट्रेजेडी के विक्टिम्स बन गए तो वो जोर से चिल्लाने लगता है, मगर उसने पूरी बात नहीं कही थी। अबे तात्सुमी तेरी माँ की। वो काई से कहता है कि यूजी की मदद से रीका सरवाइव तो कर पाई लेकिन उसकी कंडीशन बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल है, और जैसे कि रीका की जान बच पाई है तो वो जस्ट इतना अंदाजा लगा सकते हैं
कि जब यूजी मर भी चुका था लेकिन उसकी डेड बॉडी ने रिका को छोड़ा तक नहीं और आग से रिका को बचाने के लिए उसने अपनी बॉडी का इस्तेमाल करा। तात्सुमी भी परेशान हो गया और वो कहता है कि आखिर क्यों, ये कैसे हुआ। और अब यूजी की बात को सुनकर काय उसकी बॉडी तक गुमसुम होके बढ़ने लगा और उसको यूजी की वो कही हुई बातें याद आ गई जब उसने ये कहा था कि वो यहाँ से दूर कहीं जाकर रह क्यों नहीं लेते। टेंट के अंदर काय आ जाता है। तात्सुमी अभी तक उसे रोकने की कोशिश कर रहे थे लेकिन जब उसने बैग खोला तो यूजी जला हुआ था और मरा हुआ था। अपने दोस्त को गले लगाते हुए वो जोर से चीखता है और कहता है कि आखिर तुमने मुझसे मदद क्यों नहीं मांगी मेरे दोस्त, हम हर बारी लड़ते थे तो आखिर क्यों आज तुमने मुझे अकेला छोड़ दिया। मुझे कुछ ना बताते हुए तुमने मामला अकेले ही अपने सिर पर ले लिया और देखो तुम्हारी ये क्या हालत हो गई। वो कहानी में क्या ट्विस्ट हमें देखने को मिला है। अभी तक वीडियो देख रहे हो तो वीडियो को लाइक करो, अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर दो। ओके, जिसके बाद अगला सीन फ्यूनरल का होता है। काया और तात्सुमी और उनके साथ बाकी जितने भी लोग थे जो कि इनकी शॉप पर आते थे, तो इन लोगों का पता लगने के बाद वो सभी लोग आए, वो भी इनको आखिरी बार फेयरवेल कहने के लिए। जबकि जब हॉस्पिटल पर सीन गया तो डॉक्टर तात्सुमी और काय को बताता है कि रिका की कंडीशन इतनी क्रिटिकल है कि लगता नहीं कि ये उठ पाएगी, लेकिन ये सांस ले रही है तो इससे और बड़ा मिरेकल नहीं हो सकता। और इस सब का सब थैंक यू अगर हमें किसी को करना है तो ये हमें पार्क यूजी को ही करना होगा, क्योंकि अपनी बॉडी में इतने ज्यादा छेद होने के बावजूद भी उसने विंडो को खोला ताकि जो कार्बन मोनोक्साइड की पॉइजनिंग है तो वो बाहर निकले, ना कि एक ही जगह पर वो स्टोर होती रहे। और उसके बाद अपनी बॉडी को लेकर एक शील्ड के तौर पर इस्तेमाल करके इस लड़की की जान बचा ली, लेकिन ये बदकिस्मती से कोमे में चली गई। मगर ये अब भी सांस ले रही है जो कि एक बहुत बड़ा मिरेकल है, मगर ये कब तक सोई रहेगी ये तो हमें भी नहीं पता। जिसके बाद काय डॉक्टर से रिक्वेस्ट करता है कि आपने बॉडी की जो एग्जामिनेशन की है तो मुझे ये बताइए कि उनको कैसे कैसे चोटें लगी है, किस तरह उनको मारा गया है, एक बार फिर से दोहराइए ताकि ये मेरे दिमाग में हमेशा के लिए अटका रहे। डॉक्टर पहले तात्सुमी को देखते हैं। तात्सुमी से इजाजत मिलने के बाद वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन काय को बता देता है और आग के शोले की तरह ये भड़कता हुआ गुस्सा ये कभी भी नहीं बुझेगा जब तक ये अपना रिवेंज ना ले ले। और अब काय तात्सुमी के साथ अपनी इन्फॉर्मेशन शेयर करने लगता है। श्योरली काय को ये पता है कि ये वही टैटू मैन है, लेकिन उसने इन तीनों को टारगेट क्यों ही करा। और तात्सुमी को भी एक चीज को लेकर परेशानी हो रही थी कि आखिर उस इंसिडेंट के दिन यूजी ने तुम्हें मुक्का क्यों दिया और वो इन तीनों के पास क्यों गया, और इस पूरे इंसिडेंट के बाद यूजी का पूरा घर खाली क्यों है। इससे एक बात तो साबित होती है कि इन तीनों को पहले से पता था कि ये होना था, मगर आखिर इसके पीछे वजह क्या है। ये रियलाइज करने के बाद कि पुलिस के पास भी इन सवालों का जवाब नहीं है तो काय खुद जवाब ढूंढने का जिम्मा लेता है। जाने से पहले तात्सुमी काय से सिर्फ इतना कहता है कि कुछ ऐसी हरकत मत करना जिसकी वजह से पुलिस तुम्हें भी जेल में डाल दे। तो वो तात्सुमी से कहता है, देख बुड्ढे, अगर तेरे पास कोई जवाब नहीं है तो अपना मुंह बंद कर। तुम्हारे लिए अपनी जॉब मैटर करती होगी लेकिन मेरे लिए नहीं। मेरा तो अब कुछ बचता भी नहीं है, तो अगर मैं कुछ करता भी हूँ तो मुझे फर्क नहीं पड़ता। पुलिस मेरे एल पे और अपना मुंह बंद कर। ये कहकर वो तात्सुमी को वही का वही शॉक करके चला जाता है। जिसके बाद अगला सीन यूजी के हाउस पर जाता है। वहाँ पर काय आ चुका था और उसके घर में जाते ही उसको अपनी और यूजी की कही हुई बातें और पलें याद आती हैं, जिसमें जब वो पहली बार उसके घर आया था तो यूजी से उसने कहा था कि उसके कमरे में तो कुछ भी नहीं है, क्या उसके पास कुछ छिपाने के लिए है। तो यूजी ने उससे कहा था कि अगर एक दिन मुझे कुछ ऐसा चीज मिले जो कि मुझे छिपाना हो तो उसको मैं अपने फ्लोर के अंडर छुपाऊंगा। जब काय ने वही जगह खोली तो वहाँ पर उसे लेटर दिखता है, जो कि देख काय शॉक तो हो जाता है लेकिन उसे बहुत रिलीफ फील होता है कि चलो कुछ तो पता चला। उस लेटर में यूजी की हैंडराइटिंग थी और उसने वो सारा सब कुछ लिखा हुआ था, वो भी सिर्फ एक पर्सन के लिए जो कि और कोई नहीं बल्कि काय ही है। जिसमें सबसे पहले ये लाइन लिखी हुई थी कि अगर काय तुम इस लेटर को पढ़ रहे होगे तो मैं कब का मारा जा चुका हूँ। तुम्हें इस लेटर के पढ़ने के बाद बहुत ज्यादा झटके लगने वाले हैं, लेकिन ये तुम्हारा जानना बहुत ज्यादा जरूरी है और मेरा यकीन करो इस लेटर को पूरा और डिटेल में पढ़ो। जिसमें सबसे पहले यूजी अपनी आइडेंटिटी के बारे में बताता है कि तुम मुझे जानते हो एक कोरियन जो कि जापान में पैदा हुआ है ना, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं एक कोरियन हूँ जो कि कोरिया में ही पैदा हुआ था। ये सबसे पहला झटका था। यूजी मजीद अपनी स्टोरी को बताते हुए कहता है कि मैं कोरिया के स्लम्स एरिया में पैदा हुआ था, यहाँ पर फूड के नाम पर मैं कचरा खाता था, मगर एक सियोल के स्लम्स एरिया के सड़कों पर मुझे एक शख्स ने एडॉप्ट ले लिया जिसका नाम था पार्क जुनगू। अपेरेंटली मैं बाकी बच्चों से काफी ज्यादा अलग था, तो पार्क जुनगू ने मुझे चुना और मैं उसी की तरह ही एक स्पाई बन गया। पार्क जुनगू के साथ काम करके जो उसका पैसा मिलता था तो उसकी वजह से मैं अपने पिलक्कड़ बाप और अपने फैमिली का ख्याल रखता था। और देखते देखते बहुत टाइम गुजर गया और एक दिन ऐसा आया कि पार्क आयुन से मेरी मुलाकात हुई, जिनमें हम तीनों को ये मिशन दिया गया कि हमें जापान में एक फैमिली की तरह रहना है और इन्फिल्ट्रेट करना है। और इसमें कोई शक नहीं कि इन्फिल्ट्रेट का मतलब तुम्हारे शहर में ही आना था, और जो मिशन हमें दिया गया था तो वो तुम्हें और तुम्हारी माँ पर नजर रखने का मिशन था। तो हम दोनों का मिलना कोई कोइंसिडेंस नहीं था बल्कि एक प्री प्लान मिशन है। ऊपर से मैं तुम्हें एक और खबर भी देना चाहता
हूँ जो कि तुमसे छिपाई गई थी। तुम्हारी माँ ने तुमसे ये कहा था कि तुम्हारा बाप मर चुका है ना, तो ये झूठ है। तुम्हारा बाप जो है वो किंग पिन ऑफ द कोरियन एंटरटेनमेंट वर्ल्ड का बॉस है, जिसका नाम है इम धोयुन। और तुम्हारा एक भाई भी है जो कि ट्विन ब्रदर उसको कह सकते हो, जो कि और कोई नहीं बल्कि तुम्हारा वही सुपरस्टार ब्रदर है, लिटिल गैंग का लीडर जिन। वो तुम्हारा ब्लड रिलेटेड ट्विन ब्रदर है। और जो पहले इम धोयुन की आइडेंटिटी थी तो वो बिल्कुल मेरी तरह एक स्पाई था। ये उस वक्त की बात है जब जापान में वो एक अंडरकवर स्पाई के तौर पर आया था, जब वो तुम्हारी माँ मिसेस यूकी से मिला और तुम दोनों पैदा हुए। तुम्हारा बाप इम धोयुन जो है वो स्पाई में एक किंग बुलाया जा सकता है। वो इतना बड़ा स्पाई था जिसको सब लोग जानते थे और वो किसी को भी नहीं छोड़ता जो कि उसकी आइडेंटिटी को जानता हो। इसलिए तो हम ओरिजिनली यहाँ पर आए थे, तुम लोगों का नाम मिटाने के लिए। इसके अलावा तुम्हारे भाई के साथ मेरी तब मुलाकात हुई थी जब मैंने कोरिया में इम धोयुन को अपने मिशन के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देना चाही। जब मैं DHL एंटरटेनमेंट के हेडक्वार्टर पर था तो वहाँ पर मैं तुम्हारे ट्विन ब्रदर से मिला, जैसे हॉलवे में गुजरते वक्त मुझे इतनी ज्यादा निकोटीन की स्मेल आने लगी कि मुझे उसकी चिंता होने लगी, क्योंकि उसका चेहरा और तुम्हारा चेहरा मिलता जुलता था। जिन दरअसल टॉप टियर सेलिब्रिटी होने की वजह से काफी ज्यादा प्रेशर से गुजर रहा था। इस वजह से ड्रग्स ने उसको काम डाउन करने में बहुत ज्यादा मदद की, लेकिन उसकी हालत भी बहुत ज्यादा बिगड़ती गई। और एडिशनली तुम्हारे भाई के मुंह से खुद ही ये बात सुनने को मिली कि वो जिस माहौल में रह रहा है तो वहाँ पर प्यार नामी कोई चीज ही नहीं है, जिसके कारण उसकी ये हालत हो गई। तुम्हारे भाई को इस तरह अकेला देखकर मैंने सोचा कि मिसेस यूके से उसके लिए एक लेटर लिखवाऊं, जो कि मेरी एक बहुत बड़ी गलती थी। और आज ये हुआ क्योंकि उस लेटर के बारे में पार्क जुनगू को सबसे पहले पता चला और बाद में उस टैटू मैन को भी, जिसका नाम मिनजुन है। और बाकी तुम खुद भी जानते हो कि तुम दोनों के साथ फिर क्या हुआ, जिनमें से सबसे मेरी टॉप प्रायोरिटी ये ही रही कि मैं तुम सब लोगों को बचाना चाहता था, लेकिन मैं शायद से इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था। मैं बस अपने लेटर में जितना जानता था वो सब मैंने लिख दिया। मुझे माफ करना कि आज तक मैं तुमसे झूठ बोलता आ रहा था, मगर होपफुली तुम इस फैक्ट को कभी भी झूठ नहीं समझोगे कि तुम ही मेरे वाहिद मतलब के वन एंड ओनली बेस्ट फ्रेंड थे, जो कि कभी भी झूठ नहीं हो सकता। और एक लास्ट फेवर मैं तुमसे मांगना चाहता हूँ, ये रीका को खुश रखना। लेटर में सारा कुछ पढ़ने के बाद काय बड़े ही जोर जोर से रो रहा था और वो कहता है कि कमीने, इतना कूल एक्ट करने की तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई? हम सब लोगों को प्रोटेक्ट करना चाहते थे तो तुम खुद ही क्यों मर गए और कोई भी नहीं बच पाया? मैं समझ गया यूजिन, रीका और बाकी सब कुछ। तुम चाहते हो कि मैं उन्हें प्रोटेक्ट करूं तो मैं करूंगा, वो भी हमेशा हमेशा के लिए। मगर उससे पहले मुझे एक बंदे का सिर धड़ से अलग चाहिए। मैं मिनजुन को नहीं छोड़ूंगा जिसने तुम्हें और मेरी माँ और रीका की ये हालत कर दी है। मेरे से वो कभी भी माफ नहीं होगा। मैं उसके लिए एक मौत का फरिश्ता बन जाऊंगा जिसको वो मरने से पहले एक भयानक रूप में देखेगा। जिसके बाद अगले सीन में हमने देखा कि इम धोयुन और उसकी जो वाइफ है वो जस्ट प्रिटेंड कर रहे थे वो भी लोगों के सामने कि वो कितने अच्छे कपल्स हैं, मगर कोई भी इनके इस फेकनेस के थ्रू नहीं देख पाता। अगर कोई देख पाता है तो वो उनकी अपनी ही बेटी है। यूना पीछे से अपने पेरेंट्स की ओर देख कर कहने लगती है कि इन बेवकूफों को अब मैं क्या बोलूं कि इनकी बीच में ये जो प्यार का शब्द ये लोग इस्तेमाल कर रहे हैं वो तो घंटा ही वहाँ पर नजर आ रहा है। जिसके बाद पार्टी के बीच में ही इम धोयुन को एक मैसेज आता है जिसकी ओर देख कर वो कहने लगता है कि कुछ अर्जेंट काम से यहाँ से जाना होगा। माफ करना मेरी बेगम, तुमको मैं अकेला यहाँ पर छोड़कर जा रहा हूँ। जो कि सुनकर वो बहुत ही ज्यादा शॉक हुई, ना कि सिर्फ इस वजह से कि वो उन्हें यहाँ पर अकेला छोड़ रहा है, बल्कि रीजन तो यूना का डेब्यू है। ये पार्टी डेब्यू के लिए ही तो रखी गई है। अगर वो डेब्यू के लिए ही ना रुके तो फिर इस पार्टी का मतलब ही क्या? और मुलाकात करने के लिए बहुत सारे ऐसे लोग रहते हैं जिनसे अभी तक वो मिले नहीं। मगर इम धोयुन जाता हुआ कहता है कि बाकी सारी चीजें मैं तुम पर ही छोड़ता हूँ मेरी बेगम, मुझे माफ करना। सब लोगों के सामने उसकी बेगम तो एकदम कामली कहती है कि चलो चलो कोई बात नहीं, मेरे हस्बैंड बहुत ज्यादा बिजी हैं। मगर अंदर ही अंदर उनका खून उबल रहा था। वो बस चाहती थी कि बस एक मर्तबा ऐसा मौका मिले कि इस बुड्ढे को वो खुद ही अपने हाथों से मौत के घाट उतार दे, क्योंकि इम धोयुन ना कि सिर्फ उसको बल्कि उसकी बेटी को भी अच्छी तरह से ट्रीट नहीं करता। मगर यूना को अपने फादर की इस हरकत पर ज्यादा हैरानी नहीं हुई, क्योंकि जो उनके फादर है तो वो जस्ट उसकी मदर के साथ एक बिजनेस पार्टनर के तौर पर ही रह रहे हैं। मतलब कि दोनों पार्टीज को यहाँ पर फायदा हो रहा है जस्ट मैरिज में होकर। इस वजह से इन दोनों के बीच में प्यार नामी कोई चीज ही नहीं। जो ही फायदा खत्म होगा तो दोनों एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। इसलिए अगर कोई यहाँ पर रहे या ना रहे, मेरी अपनी लाइफ है, मैं खुद ही अपनी लाइफ को जीऊंगी। कोई रहे या फिर कोई जाए, मुझे फर्क नहीं पड़ता। कभी कभार तो यूना ये तक सोच लेती है कि अगर उसे पैदा होना ही था तो उसको अच्छे पेरेंट्स ही मिल जाते। वो ऐसी दौलत का क्या ही करे जहाँ पर उसे प्यार नामी कोई चीज अपने फैमिली की तरफ से मिल ही नहीं रही। इससे अच्छा वो एक गरीब खानदान में पैदा हो जाती, लेकिन उसे अच्छे और जेन्युइन फादर और मदर मिलते। मगर अब किस्मत ने इनको मेरा
मेरा पेरेंट्स बनाया हुआ है तो अब मुझे इनको झेलना ही पड़ेगा। जबकि अगले सीन में हमने देखा कि इमदोयुन अपने ऑफिस में था और किसी के आने का वेट कर रहा था। कुछ सेकंड्स के बाद वहाँ पर बड़ी ही खुशी से पार्क जुनगू प्रेसिडेंट को अपना ग्रेटिट्यूड पेश करते हैं और कहते हैं कि उन दोनों को मिले हुए काफी ज्यादा वक्त हो गया है। मगर इमदोयुन के तो कुछ अलग ही रिएक्शन होते हैं। उसे ग्रीटिंग्स के बजाय जो मिशन उसने जुनगू को दिया था तो उसको लेकर ही सवालात पूछने लगते हैं। तो जुनगू कहता है कि कुछ पूछने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि जो उसने यहाँ पर आने से पहले कॉल पर बताया था तो वही सब कुछ हुआ है। जुनगू के हाथ में टारगेट्स की पिक्चर थी, जिनमें से 2 को हम रिकॉग्नाइज करते हैं, लेकिन पार्क आयोन को उसने क्यों मार डाला, ये भी तो उस मिशन का हिस्सा थी। मगर जुनगू इतना बेरहम होता है कि उसके चेहरे पर तो कुछ भी गिल्ट नामी चीज ही नहीं होती और वो कहते हैं सब कुछ जैसा प्लान के हिसाब से हमने तैयार किया था बिल्कुल वैसा ही हुआ। तो इमदोयुन उसके पार्टनर के बारे में पूछता है कि आयोन को तुमने क्यों मारा, जिसके जवाब में पार्क जुनगू कहता है कि आयोन को हमने मॉनिटरिंग करने का सिर्फ एक टास्क दिया था जो कि वो पूरा नहीं कर पाई। इस मॉनिटरिंग में उसे ये देखना था कि यूजिन काय को मारता है या नहीं, जिसमें वो नाकाम रही। लेकिन नाकामी की वजह भी इतना समय एक साथ रहने के बाद और पलों को याद करके उससे ये हो नहीं पाया और दोनों को वहाँ पर अकेला ही छोड़ दिया, जिसके कारण काय अभी तक जिंदा है। मुझे पुलिस से बचकर यहाँ पर जल्दी से आना पड़ा, मगर मेरे आने के साथ मैंने इन तीनों की लाशों को खुद कंफर्म करवाया है कि ये तीनों मर चुके हैं। तो सवाल करता हुआ इमदोयुन पूछता है कि सिर्फ यही रीजन था कि तुमने अपने इतने पुराने पार्टनर को मार डाला। तो पार्क जुनगू बिल्कुल एक बेरहम की तरह बोलते हैं कि हाँ बिल्कुल तुमने ठीक कहा, मैंने सीधा उसकी खोपड़ी में गोली मारी क्योंकि वो कमजोर निकली बिल्कुल यूजिन की तरह। एक तो वो एक जासूस थी और दूसरा उसे अपना काम ही नहीं हो पाया, तो अब इस जासूस का करना ही क्या। इससे अच्छा उस जासूस को ही मार डालो जो कि किसी काम का नहीं और बस उसके पास कुछ ज्यादा ही इंफॉर्मेशन है। इमदोयुन को हैरानी इस बात की हो रही थी कि जिस पार्टनर के साथ पार्क जुनगू 10 सालों से भी ज्यादा काम करता आ रहा है, तो विदाउट हेजिटेशन सिर्फ एक गलती की वजह से उसने सीधा उसके खोपड़ी में गोली धंसा दी। ये तो बिल्कुल बेरहमी है। तो रिस्पॉन्स में पार्क जुनगू भी कहता है कि तुम और मैं बिल्कुल एक जैसे हैं। तुम्हारे चेहरे पर भी मैं किसी किस्म की उदासी नहीं देख पा रहा क्योंकि मैं तुम्हारी पुरानी लवर को मार चुका हूँ। मगर देखो तो बिल्कुल एक शेर की तरह तुम खड़े हो विदाउट एनी एक्सप्रेशन दिखाए हुए। तो तुम खुद को तसल्ली ये मत दो कि तुम मुझसे अलग हो। हम दोनों एक जैसे हैं, हम दोनों का एक ही काम है, हम अलग बिल्कुल भी नहीं हैं। अगर बेरहम मैं हूँ तो बेरहम तुम भी हो। जबकि अगले सीन में हमने जिन को देखा जो कि बहुत ही ज्यादा परेशान था और वो अगेन ड्रग्स खा रहा था। उसके ड्रग्स खाने की वजह ये थी कि उसे अपनी मदर का वो लेटर अभी तक नहीं मिला जो कि यूजिन की तरफ से उसने कहा था कि वो उसे जरूर पढ़ेगा और उसकी मदर जिंदा भी है, लेकिन यूजिन उसका कॉल नहीं उठा रहा। लेकिन जिन को क्या पता कि यूजिन तो कब का टपक चुका है। इसी स्ट्रेस की वजह से तो वो और भी ज्यादा ड्रग्स खाने लगता है, जिसकी वजह से उसे हेलुसिनेशन होने लगती है कि पुलिस उसके दरवाजे पर है। वो जिन को गिरफ्तार करने के लिए आई है और वो ये भी जान चुकी है कि जिन ने ही उस हाईवे पर उस औरत को ठोका था। हेलुसिनेशन में पुलिस ये तक कह देती है कि तुम्हारा करियर तो खत्म हुआ बच्चे, तुम्हारा बाप भी तुमको नहीं बचा पाएगा। लेकिन जब उसने बाप का सुना तो जिन कहता है कि मैंने बाप की वजह से ही गाड़ी तेज चली, अगर मैं तेज नहीं चलाता और कॉन्सर्ट के लिए लेट पहुंचता तो वो ही मुझे मार डालते। कि तभी वो उस औरत का भूत देख लेता है। वो औरत वही जख्मी हालत में भूत बनकर उसके पास आती है और उसको काफी कुछ सुनाती है, जैसे कि वो कितना बेरहम पर्सन है, वो कितना पैथेटिक है, खुद को सुपरस्टार कहता है लेकिन अपनी जिम्मेदारी भी नहीं ले सकता कि उसने एक जान ली है और इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी से वो भाग रहा है। यही सारी हेलुसिनेशन वो सिर्फ ड्रग्स की वजह से देख पा रहा था, जो कि उसको पूरा का पूरा पागल ही बना देती है। लेकिन जब यूना ने अपने भाई को इस तरह देखा और जब जिन ने बोला कि वो एक सपना देख रहा था, तो यूना कहती है कि आंखें खोलकर कौन सपना देखता है, तुम्हें छुपाने की कोई भी जरूरत नहीं है। कमरे में निकोटीन की स्मेल यहाँ वहाँ फैल चुकी है। तुम अगेन वही काम कर रहे हो जिससे मैंने तुमको मना किया था। शुक्र करो कि मैं तुमसे यहाँ पर मिलने के लिए आई ताकि तुम्हारी हालत देख सकूं, लेकिन अगर मैं नहीं आती तो सोचो तुम्हारा क्या हो जाता। जिस पर जिन उसे कुछ कहने वाला था, फिर उसकी बात को काटकर यूना कहने लगती है कि अगर तुम्हें खुद को बर्बाद करना है तो बर्बाद करो, लेकिन मेरे लिए कुछ मसला खड़ा मत कर देना, बस मैं तुमसे इतना ही रिक्वेस्ट करूंगी। ये बात उसको सीधा दिल पर जाकर लगती है, जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा उदास भी हो जाता है। मगर यूना कहती है कि अगर मेरी फिक्र नहीं और किसी और की नहीं तो अपने फैंस की ही फिक्र कर लो। सोचो अगर उन्होंने तुम्हें इस हालत में देख लिया तो वो क्या सोचेंगे। तुम बहुत सारे लोगों के एक रोल मॉडल बन चुके हो, तो क्यों ही खुद को बर्बाद करना। ये सुनकर जिनका मूड अच्छा हो जाता है और वो यूना से थैंक यू बोलता है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, वो भी यहाँ मुझसे मिलने के लिए और मुझ पर नजर रखने के लिए। जबकि इसी बीच सीन कट हुआ और दोबारा जापान पर जाता है। वहाँ मिंजुन को ऑर्डर मिल जाता है कि अब काय को मार डालना है, जिस पर मिंजुन ये कंफर्म करवाता है कि काय को कुछ पता तो नहीं ना, वरना बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी। मगर इससे ज्यादा इम्पोर्टेंट बात पार्क जुनगू मिंजुन को ये बताता है कि तुम्हें पता है ना कि यूजिन को मैंने खुद ही ट्रेन किया था, तो यहाँ पर एक हाई पॉसिबिलिटी चांस हो सकता है कि यूजिन ने काय को भी ट्रेन किया हो, तो जरा संभल कर उसको हल्के में मत
लेना, वो भी जस्ट उसका साइज देखकर। अच्छा तो तुम्हारे ऑर्डर्स मैं दोबारा दोहराता हूँ, तुमको काय को जान से मार देना है, मगर इस बारी मैं किसी किस्म का भी फेलियर एक्सेप्ट नहीं करूंगा। कॉल कट करने के बाद पता चलता है कि मिनजुन तो यहाँ पर कुछ उल्टा सीधा कर रहा था। मजे लेते वक्त वो कहता है कि चलो कोई बात नहीं, अगर उस बंदे के साथ दोबारा भी लड़ना हो तो कोई बात नहीं, क्योंकि यहाँ पर मेरे मनोरंजन के लिए बहुत सारी ऐसी लड़कियां हैं जिससे मेरा अकेला यहाँ पर टाइम पास हो सकता है। तभी अचानक से वहाँ पर काय आकर मिनजुन पर हमला कर देता है, जिसको वो सेंस करके डॉज कर लेता है, लेकिन वो बहुत ज्यादा डर चुका था। काय मिनजुन को बेवकूफ बुलाता है क्योंकि वो देख ही नहीं पाया कि वो उसके जगह में कैसे इंटर हुआ। मिनजुन डायरेक्ट काय से पूछता है कि तुमको कैसे पता चला कि मैं यहाँ पर हूँ। तो यहाँ पर कूल सा डायलॉग मारता हुआ काय कहता है, अब मैं एक बाहर वाले को ये सबूत दूं कि इस जगह को मैं कैसे जानता हूँ। ये पूरा का पूरा शहर मेरा घर है, इसकी एक एक गली का मुझे पता है। तो तुम्हें ढूंढ निकालना बिल्कुल ऐसा है जैसे कि बच्चे के मुंह से लॉलीपॉप छीनना। तुम चाहे जहाँ पर भी छिप लो, लेकिन मैं तुमको ढूंढ ही निकालूंगा, क्योंकि तुम्हारी एक गलतफहमी को दूर करता हूँ। तुम सर्वेलेंस कैमरे से तो छुप सकते हो, लेकिन मेरी आंखें तुम पर हमेशा रहेंगी, और तुमको अगर मुझे पाताल से भी ढूंढ लाना पड़े तो मैं ढूंढ निकालूंगा। ये बात अपनी खोपड़ी में बिठा ले कलुए। तो रिस्पॉन्स में मिनजुन उससे कहता है, तुम और तुम्हारा दोस्त बिल्कुल एक जैसे हो, वो भी बोंगिया मारने में वो भी बहुत ज्यादा फेंक रहा था और तुम भी फेंक रहे हो, मगर एक चीज सिर्फ सच है जो कि मैं फेंक नहीं रहा, कि तुम दोनों का अंत एक जैसे ही होगा। जिसके बाद मिनजुन काय पर अटैक कर देता है, और जैसे कि पार्क ने मिनजुन को वार्न किया था कि जरा बच के, इसको शायद से यूजिन ने ट्रेन किया होगा तो इसको हल्के में मत लेना, मगर मिनजुन वही गलती दोहराता है, जिसकी वजह से उसके दोनों अटैक्स जो थे वो काय आराम से डिफ्लेक्ट करता है। मिनजुन की सेंटर ऑफ ग्रेविटी की मदद से काय उसके अटैक की फोर्स उस पर ही इस्तेमाल करता है, जिसको देखते हुए उसका एक अटैक भी काय को टच नहीं कर पाता, और गुस्से में काय उसे देखकर कहता है, कलवे लगता है कि तुम फाइट करना भूल चुके हो। ये कहता हुआ काय मिनजुन के सीधा छाती पर एक लात देता है, और उसके बाद बहुत सारे मल्टीपल अटैक्स वो काय से सीधा हेड ऑन खाता है, जो कि देखकर मिनजुन के लिए एक बात तो क्लियर हो गई थी कि पार्क ने जिस तरह बात कही थी कि इसको हल्के में नहीं लेना, क्योंकि ये तुम्हारी तरह ही मार्शल आर्ट्स इस्तेमाल करता है, सॉरी मतलब कि हमारी तरह, तो इसका मुकाबला करना मुश्किल हो सकता है। अब जाकर मिनजुन ने वो बात एक्सेप्ट कर ली है कि ये तो हमें सिखाई हुई मार्शल आर्ट्स का इस्तेमाल कर रहा है, जो कि पार्क ने जिस तरह एक्सपेक्ट किया था कि यूजिन ने ही इसे सिखाई होगी। ये देखकर कि इसको हल्के में नहीं लिया जा सकता, तो मिनजुन अपने और काय के बीच में थोड़ा सा डिस्टेंस क्रिएट करता है, और वो काय से कहता है कि तुम तो वाकई में हमारी मार्शल आर्ट गेकी जुत्सु का इस्तेमाल कर सकते हो, जो कि सिर्फ नेशन वाइड स्पाइस को ही पता है। काय भी इस मार्शल आर्ट्स का नाम पहली बार सुन रहा है, और अगर ये देखा जाए कि आखिर काय ये किस तरह सीख चुका है, तो ये यूजिन की मदद से ही है। दरअसल एक दिन वो यूजिन के साथ बाहर ट्रेनिंग कर रहा था। यूजिन के मूवमेंट्स को देखकर काय कहता है कि तुम तो वियर्डली मूव कर रहे हो, तो यूजिन रिवील करता है कि मैं वियर्डली नहीं बल्कि मैं एक मार्शल आर्ट्स का इस्तेमाल कर रहा हूँ। अगर तुमको सीखना है तो ये आगे जाकर तुम्हारी काफी हेल्प कर सकती है, और मुझे उम्मीद है कि एक दिन जाकर तुम्हें ये मार्शल आर्ट्स बहुत ज्यादा फायदा देगी। सामने से गायब होकर काय मिनजुन के सामने आ जाता है और उस पर दोबारा अटैक करता है, जो कि देखकर मिनजुन कहता है कि वाकई में इसके मूवमेंट्स चेंज हैं। जब वो पहली मर्तबा काय से मिल रहा था तो मिनजुन को लगा कि ये ज्यादा कुछ उसका उखाड़ नहीं पाएगा, लेकिन शायद से उस लड़की की वजह से वो उस वक्त होल्ड बैक कर रहा था, जो कि जानकर मिनजुन को बड़ा ही गुस्सा आया और वो अपनी नाइफ निकालकर सामने की ओर स्लैश लगाता है, जिससे काय की शर्ट फट जाती है, और ये कंफर्म हो जाता है कि यूजिन को मारने वाला यही है, क्योंकि उसकी बॉडी पर भी नाइफ्स के निशान थे। और मिनजुन भी इस बात को ठुकराता नहीं, वो भी कहता है कि हाँ मैंने ही तुम्हारे दोस्त को मारा है, मगर वो एडिशनली ये भी कहता है कि सिर्फ यूजिन को नहीं बल्कि उसकी गर्लफ्रेंड और जो उसकी मदर है, तो उसको भी इसी नाइफ से ही उसने काफी ज्यादा घायल कर दिया, और अब बस सिर्फ काय ही रहता है। ये कहता हुआ मिनजुन काय पर सीधा हमला करता है, वो भी अपनी नाइफ को लेकर, मगर काय दोबारा से गेकी जुत्सु का इस्तेमाल करके उसके हाथ पर एक कराटे चॉप मारता है, जिससे मिनजुन का हाथ सुन पड़ जाता है और उसके हाथ से वो नाइफ छूट जाती है, जिसको हमारा काय कैच कर लेता है, और कैच करते ही विदाउट एनी टाइम वेस्ट किए वो मिनजुन के पैर में धंसा देता है, वो भी ये कहकर कि नहीं मेरे दोस्त, यहाँ पर मैं नहीं बल्कि तुम मरने वाले हो। तो इससे मिनजुन बहुत ज्यादा डर जाता है और वो चीखने लगता है, क्योंकि उसको दर्द भी हो रहा था और साथ में वो काफी ज्यादा खौफ में भी था। जिसके बाद वाकई में एक मौत के फरिश्ते की तरह काय उससे कहता है कि अपने आखिरी अल्फाज को दोहराओ, क्योंकि तुमने मेरी फैमिली को टारगेट किया था, जो कि इस फाइट में इस तरह की मौत डिजर्व भी नहीं करते थे। काय के चेहरे के एक्सप्रेशन को देखकर मिनजुन फोर्सफुली अपना पैर छुड़ाता है, जिसकी वजह से उसका पूरा पाँव ही फट जाता है, मगर वो कहता है कि ये चोट तो खा लेंगे लेकिन जिंदा
जिंदा बचना हमारे लिए टॉप प्रायोरिटी है। ये कहकर वो खिड़की के रास्ते से नीचे जंप मार के शहर की ओर भागने लगता है और वो कहता है कि बस एक ऐसा स्पॉट मिल जाए जिसके बारे में ये ना जानता हूँ तो मैं बच जाऊंगा। तो भागते भागते वो एक सबवे में आ जाता है और ठीक काय को अपने सामने ही पाता है। काय दोबारा से अपने वर्ड्स दोहराकर कहता है, मैंने तुमसे कहा ना कि ये शहर ये मेरा घर है और यहाँ के लोग मेरी आंखें और मेरे कान हैं। तुम मुझसे नहीं छिप सकते, आखिर तुम इस बात को एक्सेप्ट क्यों नहीं कर लेते। तो ये सुनकर अब मिनजुन के तोते उड़ जाते हैं क्योंकि अब तो वो भाग भी नहीं सकता। सबवे में जितने भी लोग थे मिनजुन को इस तरह हालत में देखकर अपना फोन पकड़ लेते हैं और रिकॉर्डिंग चालू, जो कि सिर्फ मिनजुन की एक हेलुसिनेशन थी। वो भी डर के मारे वो उल्टी दिशा में भागने लगता है और भागता भागता वो एक एली में आ जाता है और उसी एली के सामने के रास्ते से काय बाहर निकल कर आता है और वो कहता है कि आखिर तुम कब तक भागोगे, मैं तुमसे 1000 बारी कह चुका हूँ कि तुम भाग नहीं सकते। अब फ्रस्ट्रेट होकर वो गन ही निकाल लेता है और विदाउट हेजिटेशन वो फायर भी करता है, वो भी इस उम्मीद में कि ये गोली को तो डॉज नहीं कर पाएगा। लेकिन काय को तो उनकी ही मार्शल आर्ट्स आती है तो वो इस तरह आराम से उन बुलेट्स को भी डॉज कर लेता है। मगर मिनजुन यही चाहता था कि काय उसके करीब आए। मिनजुन खुशी के मारे यही सोच रहा था कि उसका प्लान जैसे उसने सोचा वैसे ही काम कर रहा है और वो आखिर इतना खुश क्यों है। तो यही जानने के लिए हमें मिनजुन से ही पता चलता है कि पार्क के साथ उसने काय के जो लड़ने का स्टाइल है तो उस पर पूरी डिटेल हासिल कर ली थी और उसको पढ़ के मिनजुन को पता है कि काय का लास्ट फिनिशिंग मूव क्या होगा, जो कि है राइट अपर कट। अब इसी उम्मीद में मिनजुन पागलों की तरह स्माइल कर रहा था, मगर जो ही काय उसके करीब आता है तो वो एक लेफ्ट अपर कट मारता है जिससे एक तो उसके हाथों से वो पिस्टल भी गिर जाती है और उसके तोते भी उड़ जाते हैं। बाकी की इन्फॉर्मेशन अगर काय पर जो उसके पास थी अगर वो सच भी थी, मगर एक रॉन्ग होने पर अब उसे पूरी फाइल पर शक होने लगता है। मिनजुन अपनी फाइटिंग विल धीरे धीरे करके खो रहा था। वो खुद को बड़ा ही बेबस पा रहा था, जैसे कि वो एक शेर के सामने है और ना ही उसके हाथ में कोई वेपन है जिससे वो खुद को प्रोटेक्ट कर सके। इसलिए तो अब कलवे को ज्यादा देर नहीं लगती और वो काय से भीख मांगता है कि क्यों, आखिर मुझे क्यों मार रहे हो, मैंने तो बस वैसा ही किया जिस तरह मुझे ऑर्डर दिया गया था। और अब ये लास्ट में आखिर काय ने अपना सिग्नेचर ब्लो क्यों बदला, तो मैं आपको बताता हूँ कि जब काय और यूजिन की फाइट हो रही थी तो अगर आपको याद हो तो यूजिन ने काय को ये कहा था कि तुम्हारा लास्ट सिग्नेचर मूव जो है वो तुम्हारा राइट अपर कट है, जो कि बिल्कुल भी ठीक नहीं है क्योंकि तुम इसको काफी बार इस्तेमाल कर चुके हो और दुश्मन को इसका पता चल चुका है, तो तुम्हें ये बदलना होगा। तो हाँ, यही रीजन था कि यूजिन के साथ फाइट करते वक्त वो उस लाइन को याद करता है जिसमें यूजिन ने उसकी इसी ही वीकनेस को पॉइंट आउट किया और उसने ये इस फाइट में बदल दिया। इसलिए तो आज मिनजुन जितना बड़ा सांड काय के सामने खुद को बेबस पा रहा है। मिनजुन खौफ में भी होकर अपनी नाइफ को ढूंढ रहा था जो कि उसके पास नहीं थी बल्कि काय के पास थी और काय निकालता हुआ कहता है कि मैंने तुम्हें नहीं बल्कि तुमको मेरे दोस्त यूजिन ने हराया है। और हाँ, देखने से तो लगता है कि तुम अपनी छुरी ढूंढ रहे हो, तो वो ये मेरे पास है, तुम आखिर इसको कैसे भूल सकते हो, इसी छुरी से तो तुमने मेरी पूरी फैमिली ही मुझसे छीन ली। मिनजुन सांड से एक भीगी बिल्ली बन जाता है और वो भीख मांगता है कि नहीं, उसे एक मौका दो, उसने तुम्हारी फैमिली को बस एक ऑर्डर के थ्रू मारा है, यानी कि इसमें उसकी गलती नहीं बल्कि ये तो एक मिशन था जिसमें उसके पास कोई भी चॉइस नहीं थी। वो खुद को ऐसा इंसान कह के बुलाता है कि वो तो एक कीड़े को भी नहीं मार सकता अगर मर्जी उसकी हो, लेकिन ये तो ऑर्डर दिया गया था। मगर उसकी बकबक को बंद करने के लिए उसी नाइफ से ही वो उसके गर्दन में एक गहरा घाव बना लेता है और घाव बनाते वक्त काय उससे कहता है कि यूजिन के लिए अगर प्रे कर सकते हो ठीक है, उससे माफी मांग सकते हो तो ठीक है, मगर ये सब का सब तुम तभी कर सकते हो जब तुम आफ्टर लाइफ में उसके पास ही हो, तो जाकर माफी भी मांग लो और मेरी तरफ से हाई भी कह देना। ये कहकर वो मिनजुन की पूरी थ्रोट ही उड़ा देता है और दर्दनाक मौत के साथ मिनजुन वहीं पर ही मारा जाता है और उसकी लाश को वहीं पर ही सड़ता हुआ छोड़कर मिनजुन की आंखों में उस आखिरी पलों के डर को हम देखते हैं। मगर काय मिनजुन को एक और बात भी बताता है, हालांकि वो उसे सुन नहीं सकता, लेकिन फिर भी काय कहता है कि तुम जैसा पीस ऑफ शिट वो कभी भी यूजिन की जगह पर तो नहीं जा सकता, तुम तो नर्क में ही सड़ते रहोगे। तो हाँ, भूल ही जाओ कि यूजिन कभी तुम्हें माफ भी करेगा और बस पूरी तरह ही सड़ते रहो। जबकि अगला सीन हॉस्पिटल पर आता है। हम तात्सुमी को देखते हैं जिसने रीका का हाथ थामा हुआ था। डॉक्टर पीछे से आकर तात्सुमी से कहते हैं कि अब आपको रेस्ट कर लेना चाहिए, आप काफी देर से यहाँ पर है, जिससे तात्सुमी ऑब्वियसली मना करता है क्योंकि वो उसकी बेटी है और वो इस हालत में जो है। मगर डॉक्टर उससे कहते हैं कि एक ऐसे इंसान की देखभाल करना जो कि कॉन्शियस तो है लेकिन वो उठ नहीं सकता, तो ये स्टेमिना की बैटल है जिसमें अगर आप ही कोलैप्स कर जाते हो तो फिर क्या ही फायदा। डॉक्टर की बात उनको सेंसिबल लगी, इसलिए वो कहते हैं कि थैंक यू, आपकी बात को मैं जरूर मानूंगा। और जब अगले सीन में वो हॉस्पिटल से बाहर निकल रहे थे तो उन्होंने काय को अपने सामने पाया। काय खून में लथपथ
और एक किलर की हालत में था, जिसे देखकर तात्सुमी भी बहुत ज्यादा चौंक गए। तात्सुमी ने काई से पूछा कि आखिर वो क्या करके आया है, तो काई कहता है कि ये सब छोड़िए, बस आपसे एक फेवर लेना चाहता हूँ। उम्मीद है आप मेरे उस फेवर को पूरा करेंगे, क्योंकि आज तक कोई भी इस तरह फेवर नहीं है जो कि आपने मेरे लिए पूरा ना किया हो। जैसा कि हमने पिछले पार्ट के आखिर में देखा था कि काई मिनजुन को मार के हॉस्पिटल की ओर आ चुका था और पहुंचते ही सबसे पहले मुलाकात उसकी तात्सुमी से होती है। तात्सुमी उसकी हालत को देखकर पूछने लगा कि आखिर वो क्या करके आया है, ये खून के धब्बे उसके कपड़ों पर क्यों लगे हुए हैं। तो बात को ना छुपाते हुए काई एडमिट करता है कि उसने उस कलवे को मार डाला, जिससे तात्सुमी को एक बहुत बड़ा झटका लगता है। बाद में वही लेटर तात्सुमी के हाथों दे देता है ताकि उनको भी समझ आए कि यहाँ पर पूरा माजरा क्या था, जो कि उनको कुछ देर पहले समझ में नहीं आ रहा था। मगर अभी के लिए वो तात्सुमी से कहते हैं कि तुम मत ही पढ़ो तो अच्छा होगा, जब तुम काम डाउन हो जाओ तो तब इस लेटर को पढ़ना। मगर लेटर के बजाय वो उसका हाथ ही पकड़ लेता है और कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम कहाँ जा रहे हो। तो काई कहता है कि मैं तो कोरिया जा रहा हूँ, क्योंकि अब तो मेरा बदला शुरू हुआ है। तुम्हें मेरी किसी बात की भी समझ नहीं आ रही होगी, लेकिन लेटर पढ़ने के बाद तुम्हें सब कुछ समझ में आ जाएगा कि मैं किन कामों के बारे में बात कर रहा हूँ। काई के पास एक फोन भी होता है जो कि उस कलवे का होता है, जिसके अंदर उन सारी चैट्स को पढ़ने के बाद सिर्फ एक पर्सन ही इस पूरे मास्टरमाइंड के पीछे है, जो कि और कोई नहीं बल्कि उसके अंकल पार्क जुनगु है, जो कि अब तक कोरिया को तो निकल चुका होगा। और एज टू बी एक्सपेक्टेड, तात्सुमी ने ये कभी भी एक्सपेक्ट नहीं करा था कि इस सब मास्टरमाइंड प्लान के पीछे जुनगु होगा। काई तात्सुमी से रिक्वेस्ट करता है कि अब वो उसे ना रोके, क्योंकि ऑलरेडी उसने अपना रास्ता चूज कर लिया है। मगर वो जाते जाते ये तक कह देता है कि रिका की जितनी भी हॉस्पिटल बिल्स हैं तो वो उसको संभाल लेगा, चाहे वो उसके पीछे मर ही क्यों ना जाए। मगर इसके बदले वो सिर्फ तात्सुमी से इतना चाहते हैं कि वो रिका को प्रोटेक्ट करे, वो भी जापान में रहकर। काई कूल बातें तो कर रहा था, लेकिन वो भूल गया कि तात्सुमी के सामने वो एक छोटा बच्चा है। तो तात्सुमी उसके सिर पर मुक्का मारता है और कहता है कि तुमसे बड़ा बेवकूफ मैंने आज तक नहीं देखा। हाँ, अब तुम्हें देखने से ऐसा लग रहा है कि मैं तुम्हें नहीं रोक पाऊंगा, तो मेरी बड़बड़ करने का फायदा ही क्या। मगर इससे पहले मेरे पीछे आओ। जाने से पहले एक बारी तो रिका से मिल ही लो। रिका की हालत में कुछ भी डिफरेंस उसे नजर नहीं आया, लेकिन काई को तात्सुमी की तरफ से ब्लेसिंग्स मिल जाती है कि वो उसकी बेटी के साथ शादी कर सकता है, क्योंकि वो जानता है कि काई से बढ़िया लड़का उसे कभी भी नहीं मिल सकता। इसलिए वो काई से रिक्वेस्ट करता है कि मेरे लिए नहीं, लेकिन रिका के लिए वापस जिंदा आना। और फिक्र मत करना, मुझे परवाह नहीं होगी कि तुम कितने बुरे काम कर चुके होगे, मगर हो सके तो मेरे लिए और रिका के लिए वापस जिंदा जरूर आना, क्योंकि चाहे तुम कितना भी क्रिमिनल्स वाले काम ही क्यों ना कर लो, लेकिन मैं तुम्हारा दर्द समझ सकता हूँ और तुम मेरे ही बेटे हो, ये बात नहीं बदल सकती। ये सुनकर काई जोर जोर से रोने लगता है, और वो रोई भी क्यों ना, क्योंकि उसका दोस्त मारा जा चुका है, उसकी माँ भी मारी जा चुकी है, और जो क्रश रहती है तो वो तो कोमा में चली गई। अगर देखा जाए तो वो भी तो एक 21 साल का बच्चा ही है, जिसको इतना सारा सब कुछ झेलना पड़ा। तो हम यहाँ पर ये माइंड नहीं करेंगे कि काई यहाँ पर रो रहा है। बाद में तात्सुमी ये भी कहते हैं कि हाँ, तुम क्रिमिनल वाले काम तो करने वाले हो, लेकिन मेरा तुमसे ये कहकर कि तुम मेरे अभी भी बेटे हो और तब भी बेटे रहोगे, तो एक डिटेक्टिव के लिए ये बात कहना बहुत ही महंगी पड़ सकती है। और मुझे यकीन नहीं आता कि मैंने तुम्हें तुम्हारे जैसे लड़के को ब्लेसिंग्स दे दी, तो जरूर वापस जिंदा आना, ठीक है। जिसके रिस्पॉन्स में काई कहता है कि ठीक है, मैं वापस जरूर जिंदा आऊंगा। जबकि अगले सीन कोरिया का होता है। वहाँ पर न्यूज पर हम देखते हैं कि अभी तक लिटिल गैंग का वो इंसिडेंट चल रहा था कि जिन लापता है, मगर अब जाकर उनका पता चल चुका है कि उनकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। इस वजह से इतने दिनों तक उनके साथ कांटेक्ट नहीं हो पाया, और लास्ट टाइम वो कॉन्सर्ट भी नहीं आए थे। वहाँ पर यूना भी थी, जो कि टीवी पर ये खबर सुनकर कहती है कि अब जाकर तुम्हारा मामला थोड़ा बहुत ठंडा हो रहा है। जिसके साथ जिन भी एग्रीड करता है कि ये लापता होने से अच्छा है कि मैं बीमार होने का बहाना करूं। मगर इन सब के अलावा जिन ये भी पूछता है कि यूना यहाँ पर उसके कमरे में क्या कर रही है, तो यूना कहने लगी कि एक ड्रग एडिक्टेड को मैं यहाँ पर कमरे में अकेला कैसे छोड़ सकती हूँ, और ऊपर से वो मेरा भाई भी है, तो अगर वो दोबारा से ड्रग्स खाने लगा और उसकी वही हालत होगी और वो मर गया, तो वो खुद को कभी भी माफ नहीं कर पाएगी। इसलिए तुम इसको ऐसा समझ लो कि मैं तुम पर नजर रख रही हूँ, यानी कि मॉनिटरिंग। जिस पर जिन रिवील करता है कि तुम तो मेरी उस माँ की तरह हो जो कि जापान में है, दिल से साफ, चाहे सिचुएशन कितनी भी घटिया क्यों ना हो, और बहुत ही नरम दिल, चाहे यहाँ पर हर कोई पत्थर दिल ही क्यों ना बना हो। तो यूना भी उसकी मदर के बारे में सुनकर पूछने लगती है कि हालांकि हम दोनों एक दूसरे के साथ काफी वक्त से रह रहे हैं, लेकिन मैंने तुमसे ये कभी नहीं पूछा कि तुम्हारी माँ कैसी है। टेक्निकली वो मेरी भी माँ है, लेकिन स्टेप मदर, जैसे कि मेरी माँ तुम्हारी स्टेप मदर है। तो जिन उदास होकर कहने लगता है कि मैं उनसे कभी भी नहीं मिला, और मुझे उनके बारे में पता कैसे चला, तो एक अच्छा सा डिलीवरी बॉय, जो कि डिलीवरी बॉय था भी या नहीं, लेकिन उसने मुझे अपनी माँ के बारे में बताया और उनकी तरफ से एक लेटर भी मुझे दिया, जिसकी वजह से मुझे ये पता चला कि वो जापान में रहती है और मेरा एक ट्विन ब्रदर भी है। यूना भी ट्विन का सुनकर बहुत ज्यादा चौंक जाती है कि
जिन का एक ट्विन ब्रदर भी है। तो जिन कहता है कि हाँ, लेकिन मैं उससे मिलना भी चाहता हूँ अगर फ्यूचर में कभी मौका मिला तो, लेकिन मुझे अभी से ही बहुत ज्यादा नर्वसनेस फील हो रही है। मजीद जब यूना ने पूछा तो जिन की तरफ से जवाब आता है कि जो डिलीवरी बॉय मुझे ये सब कुछ बता रहा था, तो उसकी तरफ से कोई भी लेटर मुझे सुनने को नहीं मिला और ना ही कोई मैसेज रिसीव हुआ है, मैं उसका पता नहीं लगा पा रहा। तो यूना उसको सजेशन देती है कि आखिर तुम इतना ज्यादा पैसा किसके लिए कमा रहे हो? ड्रग्स खाना, लड़कियों के साथ पार्टी करना और अपना पिछवाड़ा साफ करने के अलावा भी बहुत सारा पैसा काम आ सकता है, वो भी इस सिचुएशन में, तो तुम उसका इस्तेमाल क्यों नहीं कर लेते? तभी एक अनसेटलिंग बात जो कि सिर्फ हमको पता है और यूना को नहीं पता, तो वो उसको उस मर्डर के बारे में बता देता है जो कि हाईवे पर उसने किया था। वो पूरी बात बताता है जिससे यूना को एक बहुत बड़ा झटका लगता है कि कैसे हाईवे पर जब वो कॉन्सर्ट के लिए लेट हो रहा था और उसने गाड़ी से एक लड़की को ठोक दिया और अब तक वो क्यों नहीं पकड़ा गया, क्योंकि फादर ने सब कुछ मतलब के मामला संभाल लिया। मगर पुलिस बेवकूफ नहीं है। मुझे यही डर है कि वो कहीं ना कहीं से इस बात का पता लगा लेंगी कि मैंने ही वो मर्डर किया है। मुझे ये डर नहीं होता अगर मुझे अपनी माँ और ट्विन ब्रदर के बारे में पता ना होता, क्योंकि अगर पुलिस मुझे पकड़ लेती है तो मैं कभी भी अपने माँ और ट्विन ब्रदर से नहीं मिल पाऊंगा। हाँ, सिचुएशन डिफरेंट होती। अगर मेरी माँ और मेरे ट्विन ब्रदर के बारे में मुझे पता ना होता तो मैं खुद को पुलिस के हवाले कर देता। मगर अब मुझे यहीं पर ही मरना कबूल है, लेकिन उससे पहले अपनी माँ से मिलना है मुझे। जिनके शोल्डर पर और उसकी स्ट्रेस को देखकर यूना उसको गले लगाती है और यूना बड़े ही प्यार से कहती है कि अगर देखा जाए तो हम दोनों अपने पेरेंट्स से ज्यादा ही क्लोज हैं। हालांकि वो दोनों एक दूसरे के साथ बात तक नहीं करते, मगर फिर भी मैं कह सकती हूँ कि अगर मैं किसी को शिकायत कर सकती हूँ तो वो तुम ही हो। तो अगर तुम मर जाते हो तो मेरे लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। मैं फिर किसको अपनी कहानियां सुनाऊंगी, कंप्लेन करूंगी और किसको सबसे ज्यादा तंग करूंगी। और अगर इस सिचुएशन से देखा जाए तो इम दोयोन का सबसे बड़ा वीकनेस उसका अपना ही इडियट बेटा जिन है। तो वो क्या सोचेंगे, क्या वो इतनी आसानी से तुमको मरने देंगे या फिर खुद को पुलिस के हवाले करने देंगे? ये तो तुम भूल ही जाओ। जबकि अगले सीन में हम पार्क जुनगू को देखते हैं जो कि अपने लोगों को एक कविता सुना रहा था कि अगर तुम खोदते हो तो तुमको जरूर कुछ ना कुछ तो मिलना ही है। तो हाँ, ये एग्जाम्पल मेरा मिट्टी खोदने का नहीं बल्कि इन्वेस्टिगेशन करने का था। दुनिया बहुत बड़ी है मगर इतनी भी बड़ी नहीं कि हम इसको एक्सप्लोर नहीं कर सकते। तो इसलिए तुम्हें एक बंदे को ढूंढना होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। मगर उससे बढ़कर वो अपने दूसरे पॉइंट पर आता है कि अगर जिन बिगड़ जाता है या फिर वो मारा जाता है तो इम दोयोन की कंपनी को इनहेरिट करने के लिए डायरेक्ट एक सिलेक्शन होगी जिस पर मैं बैठ जाऊंगा। और मेरा तुम लोगों से ये वादा है कि अगर मैं सीट पर बैठ गया तो जितना भी प्रॉफिट होगा तो तुम सब में बांटा जाएगा। अगर इसको आसान शब्दों में मैं तुम लोगों को बताऊं तो ये एक रेवोल्यूशन है जो कि सुनकर बहुत ही ज्यादा लोग चिल्लाने लगते हैं, वो भी खुशी से। मगर इसी बीच पार्क जुनगू उन लोगों को जिनके अलावा एक और बंदे के बारे में भी बताता है जो कि फिलहाल अभी के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है, और वो और कोई नहीं बल्कि काय की पिक्चर ही उन लोगों को दिखाता है। वो भी इसलिए क्योंकि काय ही है जो कि उसकी रियल आइडेंटिटी को जानता है और वो अभी तक जिंदा है। तो जिनके साथ साथ इस बंदे को भी मारने का वो ऑर्डर दे देता है, जो कि सुनकर ऑब्वियसली उन लोगों ने जब अपने प्रॉफिट के बारे में सुना तो वो कहते हैं कि हाँ हाँ क्यों नहीं, वैसे भी इस बंदे को मारने से उनको ही फायदा होने वाला है। तो उनको इतना ज्यादा एंथुसियास्टिक देखकर पार्क जुनगू कहता है कि हाँ, यही चीज अगर तुम लोगों में बरकरार रहेगी तो मैं तुमसे वादा करता हूँ कि तुम लोगों को सफलता तो जरूर ही मिलेगी। और बाद में एक खौफनाक चेहरा बनाता हुआ वो अपने लोगों से कहता है, हाँ तो लेडीज एंड जेंटलमैन, मेरे ऑर्डर को सुनकर तुम लोगों को समझ में आ गई होगी कि अपना रिवोल्यूशन अब बहुत ही जल्द शुरू होने वाला है, जिसमें हमारे दो टारगेट्स हैं। एक तो इम दोयोन का बेटा जिन है और दूसरा ये काय है, जिनको अगर हम रास्ते से हटा देते हैं तो फायदा ही फायदा, और अगर काय को हटाते हैं तो हमारी आइडेंटिटी हमेशा हमेशा के लिए सीक्रेट ही रहेगी। जबकि अगली ओर हमने एक अनजान बोट को देखा, उसमें काय बैठा हुआ था और उसका कैप्टन काय से कहता है कि हे बडी, हम वहाँ पर पहुँचने वाले हैं। इतनी सख्त तकलीफों से गुजरकर काय के दिमाग में एक ही बात सेट हो गई थी कि अब उनका बदला सिर्फ वो ही ले सकता है, चाहे कुछ भी हो जाए। कोरिया में अपना काम निपटाने के बाद वो जापान जरूर आएगा और जिंदा वापस लौटना ही टॉप प्रायोरिटी है। मगर सबसे पहले मुझे अपने अंकल पार्क जुनगू को मार डालना होगा, जिसकी वजह से मैंने दो लोगों को तो खो दिया है और एक तो कोमा में है। और अगर ये सारा का सारा ट्रेजेडी हुआ है तो ये पार्क जुनगू की वजह से ही है। जिसके बाद अगले सीन में हमने जिन को एक चर्च में देखा जो कि वहाँ पर अपने सिंस की माफी मांगने के लिए फादर के पास आया हुआ था। उसने जो भी सिंस किए हुए हैं तो वो डिटेल में तो नहीं बताता, लेकिन ये जरूर कहता है कि जिसको मैंने धोखा दिया, किसी को तकलीफ पहुंचाई, उन सब के लिए मैं माफी चाहता हूँ, क्योंकि आज के बाद मैं अपनी सिस्टर के सामने एक रोल मॉडल की तरह रहना चाहता हूँ, ताकि वो मुझे देखकर खुश हो, ना कि इस चीज को लेकर टेंशन में हो कि मैं तो दोबारा ड्रग्स कर रहा हूँ। जब चर्च से वो बाहर जा रहा था तो फादर कहता है कि मेरी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ है।
जिसके बाद वो अपने फादर के पास आता है और कहने लगा कि मुझे एक ड्रग ट्रीटमेंट चाहिए, वो भी यूना के डेब्यू करने से पहले। जब यूना का डेब्यू हो जाएगा तो उसके बाद मैं कम बैक करूंगा, वो भी एक अच्छा इंसान बनकर जो कि अपनी फैमिली के लिए मुसीबत खड़ी नहीं करता। तो इम धोयोन अपने बेटे की बात को कैसे टाल सकता है, ये तो उसकी सबसे बड़ी वीकनेस है। वो कहने लगे कि मैं तुम्हें कोरिया के सबसे बेस्ट डॉक्टर का ट्रीटमेंट दिलाऊंगा, तुम फिक्र मत करो। और अपने बेटे का हाथ थामकर वो कहते हैं कि डू योर बेस्ट, तुम पर मुझे काफी ज्यादा गर्व है। ये सुनकर उसके तो जिंदगी के 4 चांद लग जाते हैं। जिन बहुत ही ज्यादा खुश था। एक तो उसकी सिस्टर के साथ अब उसका बॉन्ड काफी अच्छा बन रहा है, जिसकी वजह से वो ड्रग्स छोड़ रहा है। और उसके डैड ने भी ये कहा कि उसके लिए वो बेस्ट डॉक्टर का बंदोबस्त भी करेंगे। और उन्होंने ये तक कहा कि वो उन पर बहुत ज्यादा गर्व करता है। तो जिनको लगने लगा था कि उसकी जिंदगी अब एक बहुत बड़ा यू टर्न लेने वाली है, वो भी उसकी और अपनी फैमिली की बेहतरी के लिए। जिन खुद से वादा करता है कि वो एक ऐसा बड़ा भाई बनेगा जिसको यूना देखकर गर्व करती हो, ना कि ये कि मेरे ये निकम्मा बड़ा भाई ये क्या कर रहा है। जिसके बाद हम एक फेमिलियर फेस को देखते हैं। वो और कोई नहीं बल्कि पार्क जुनगू थे। गाड़ी से वो हमारे जिन को आवाज देता है, हेलो मिस्टर मर्डरर, तुमसे काफी टाइम के बाद मुलाकात हो रही है। ये सुनकर जिन के तोते उड़ जाते हैं और तब तक वो खुद के लिए कुछ कर पाता तो पीछे से 2 और लोग आकर जिनको पकड़ लेते हैं। जिन खुद को छुड़ाने की कोशिश भी करता है और साथ में मदद मांगने के लिए आवाज भी लगाता है, लेकिन वहाँ पर कोई भी नहीं होता। और पार्क जुनगू जिन से खामोश रहने का कहते हैं क्योंकि चिल्लाने का अब कोई फायदा नहीं है और उसको इस तरह नहीं चिल्लाना चाहिए क्योंकि सारे लोग सो रहे हैं। अब सोने का मतलब ये पैनल से आप देख सकते हो कि उनको तो वो पहले से ही टिकाने लगा चुका है। उसके चेहरे पर खौफ को देखकर जुनगू को बहुत ज्यादा मजा आ रहा था। और जुनगू अब कहते हैं कि हाँ, कुछ देर पहले तुम ये पूछ रहे थे ना कि हम लोग कौन हैं, तो तुम्हारे लिए इसको ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाता। मैं तुम्हारा पापा का एक कोलीग हूँ। कोलीग से बढ़कर तुम मुझे अपने पापा का वो साइड कह सकते हो जो कि तुम लोग नहीं जानते। उनका हर एक वो गंदा काम वो मैं करता हूँ। जिन अगेन चिल्लाने की कोशिश करता है और खुद को छुड़ाने की भी कोशिश करता है, जो कि देखकर जुनगू पिस्टल निकालकर उसे धमकी देने लगता है कि अगर वो इसी तरह ही शोर मचाता रहा तो बाकी लोगों की तरह वो भी उसे हमेशा हमेशा के लिए सुला देगा। और बस पार्क जुनगू जिनको अपने साथ चलने का कहता है क्योंकि इससे उसको बहुत बड़ा फायदा होगा। मगर सिर्फ जिनको नहीं बल्कि दोनों पार्टीज के लिए ये बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल है। अगले सीन में हमने देखा कि जिनको उन लोगों ने गाड़ी में बिठाया हुआ था और जिन अपनी एग्जिस्टेंस पर क्वेश्चन करके कि क्या वो अब जिंदा बच पाएगा और ये लोग उसे कहां पर लेकर जा रहे हैं और ये लोग आखिर किस चीज को लेकर मेरे साथ बात करना चाहते हैं। और इस बंदे का ये मतलब क्या था कि ये पापा की वो साइड है जिसके बारे में मैं नहीं जानता। और कुछ देर के बाद वो अपने वेयर हाउस तक पहुंच आते हैं जहां पर वो जिनको सीधा सोफे पर फेंक देते हैं। जिनके मुंह से कपड़ा निकालकर पार्क जुनगू कहता है कि ओ सॉरी तुम्हें इस तरह रफली ट्रीट करने के लिए, लेकिन अगर तुम मुझे माफ करना चाहते हो तो मैं तुम्हारे लिए एक ग्लास डाल देता हूँ, क्या कहते हो। मगर फिर वो जिनके लिए एक सरप्राइज लाता है और वो सरप्राइज और कोई नहीं बल्कि उसकी खाई हुई ड्रग है जिसका वो एडिक्टेड है। वो कहता है कि शराब से ज्यादा तुम ये चीज ज्यादा पसंद करते होगे ना, तो लो खा लो। मगर अब के लिए मुझे लगता है मिस्टर जिन कि आपको ये नहीं बल्कि ये चाहिए होगा। जो ही पर जुनगू ने कपड़ा हटाया तो वहाँ पर वही लड़कियां थी जिसके साथ वो पार्टी करता था। ये देखकर जिन के पैरों तले जमीन खिसक गई और वो बहुत ज्यादा डर गया। मगर उसका डर यहाँ पर खत्म नहीं होता क्योंकि वो एक पिक्चर जब जिन को दिखाता है जिसमें वो उस डेड बॉडी को घसीट रहा था, तो अब जिन बहुत जोरों की सांसें लेने लगता है और अब डर में आकर वो उसके पूरे कंट्रोल में आ गया था। जिसे देखकर पार्क जुनगू कहते हैं, डैम, मैंने सोचा नहीं था कि तुम एक ऐसे फट्टू निकलोगे। तुम्हारा बाप तो बिल्कुल भी नहीं है। तो उसके बेटे को इस हालत में देखकर काफी मजा आ रहा है। तुम्हारे रिएक्शंस को थोड़ा सा और मैं देखना चाहता हूँ, तो ये लो। और वो बहुत सारे फोटोज जिनकी फेंक देता है जिसमें पता नहीं वो कैसे कैसे कांड कर चुका है और यही अब उसके खिलाफ जुन को इस्तेमाल करेगा। और जैसे कि जिन एक्सप्रेशन बना रहा है तो लगता नहीं कि वो उसकी बताई हुई जो स्कैंडल्स हैं तो उनको इग्नोर कर पाएगा। और भी जिनका मजाक उड़ाता हुआ पार्क जुन को कहता है कि एक ऐसे बड़े आदमी का इतना बेवकूफ बेटा, ये तो वन इन अ लाइफ टाइम जेनरेशनल मिस्टेक है। बाद में उसका सिर पकड़कर टेबल पर मारता है और जिन कुछ भी नहीं कहता और रेजिस्ट भी नहीं करता। जिसके बाद पार्क जुनगू जिन से कहता है कि देखो, मुझे वायलेंस पसंद नहीं है और मुझे तुम्हें मारना भी नहीं है। बस मैं तुमसे इतना चाहता हूँ कि तुम खुद को पुलिस के हवाले कर दो और अपने क्राइम्स को एक्सेप्ट कर लो कि हाँ, तुमने ही स्पीड मारते वक्त उस लड़की को ठोक दिया था। मगर तुमने हमारे बारे में कुछ भी कहा तो तुम और तुम्हारे साथ तुम्हारा जो बाप है और तुम्हारी पूरी फैमिली वो भी पूरी की पूरी खत्म हो जाएगी। जब जिन रेजिस्ट करता है कि आखिर वो क्यों तुम्हारी बात को सुने, तो जुनगू अपनी बंदूक निकालकर पीछे बैठी हुई लड़की के सिर में गोली धंसा देता है। जिससे पर जुनगू को तो कुछ नहीं हो रहा था, लेकिन जिनकी तो फट के हाथ में आ गई। और ये बस एक ट्रेलर था। वो कहता है कि अगर तुम बार बार रेजिस्ट करोगे तो इस तरह तुम्हारे सामने उन सभी लोगों को मैं मार डालूंगा जिनको तुम जानते हो। तुम्हारे पास कोई भी ऑप्शन नहीं बचता, बस हाँ ही तुमने कहना है। और अगर तुम ना ही कहोगे तो मुझे पता है कि तुमसे हाँ कैसे उगलवाना है। अगेन वो दूसरी लड़की के सिर पर भी गोली मारता है। जब
जब तीसरी और आखिरी को वो मारने वाला था तो जिन कहता है कि चलो बहुत हो गया, मैं तुम्हारी कंडीशंस को मानने के लिए तैयार हूँ, मगर बस इस लड़की को छोड़ दो और किसी को भी मत मारो। लेकिन वो तब तक उस लड़की को भी मार चुका था, जिसे देखकर जिन कहता है कि आखिर क्यों तुमने इस तरह करा। तो पार्क जुन को कहने लगे, देखो हमारा जो काम है, तो अगर कोई विटनेस हमारे इस काम को देख लेता है और अगर उसने पुलिस को रिपोर्ट किया तो हमारा ही धंधा बर्बाद हो जाएगा। तो विटनेस को जिंदा छोड़ना बिल्कुल ऐसे है जैसे भैंस के आगे बीन बजाना। ऑल्सो वो हमारे जिन को भी एक वार्निंग देता है कि अगर वो अपने प्रॉमिस को तोड़ता है तो वो इसी तरह ही उसको भी मार डालेगा। अब जिन बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ गया था और वो उसका गिरेबान पकड़ लेता है, जो कि देख जुन को कहता है कि अब चलो चलो बस करो, अब खेलने का वक्त खत्म हो गया, अब गुस्सा होने का कोई भी फायदा नहीं है। क्योंकि बच्चे जरा आसपास देखो, तुम्हें क्या लगता है कि तुम यहाँ से बच पाओगे? तुम और तुम्हारे ये फादर जो है ये मेरे लिए ऑलरेडी एक चेकमेट की तरह काम करेंगे। जस्ट अच्छे बच्चे बनो और मेरा कहना मानो। मगर तभी अचानक से दरवाजे के रास्ते से एक बंदा उड़ता हुआ उनके पैरों के आसपास ही गिरता है, जिसे देखकर बाकी के सबऑर्डिनेट्स कहने लगे कि ये क्या हो रहा है। और बाद में एक फेमिलियर आवाज को भी हम सुन लेते हैं, जिसको सुनकर और जिन उस बंदे की ओर देखकर उसे यूजिन की बात याद आ जाती है कि जब तुम अपने भाई को देखोगे तो मैं तुमसे गारंटी कहता हूँ कि तुम्हें उसे पहचानने में ज्यादा देर नहीं लगेगी, क्योंकि तुम दोनों एक जैसे ही तो दिखते हो। तुम चाहे जितने भी मूर्ख ही क्यों ना हो, लेकिन अपने भाई को अगर तुमने नहीं पहचाना तो ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि तुम दोनों का चेहरा इतना ज्यादा आइडेंटिकल है कि मैं तुमको क्या बताऊं। एक ही नजर में तुम अपने भाई को पहचान लोगे, जो कि तुम्हारा ब्लड रिलेटेड भाई है, और उसका नाम काय है, जो कि तुम्हारा बड़ा भाई है। काय आते ही जुनगू के पेट में एक जोर का मुक्का देता है, और उस पंच के इंटेंशंस जुनगू को मार डालने के थे। और वो अपने अंकल से ग्रीटिंग करता है कि कैसे हो मेरे फेक अंकल पार्क जुनगू, बड़े दिनों के बाद हमारी मुलाकात हो रही है। तो जो पंच काय ने पार्क जुनगू के पेट में दिया था तो उसको पार्क जुनगू ब्लॉक कर लेता है और हंसते हुए कहता है कि चलो दोनों भाइयों ने आखिरकार एक दूसरे को तो देख ही लिया। मगर अब ये स्टोरी बहुत ही ज्यादा फैसिनेटिंग होने वाली है, और ये कहकर काय पर हमला कर देता है, जिसको काय बड़ी ही मुशक्कतों से डॉज करता है। और ये देखकर काय से वो कहता है कि ऑब्वियसली तुम इमदोयुन के बेटे हो, तो इतनी आसानी से तो मेरा पंच तुम पर लैंड नहीं करने वाला। जब बाकी लोगों ने इस बारे में पूछा कि ये बंदा यहाँ पर कैसे आ गया और हाइड आउट की लोकेशन इसे कैसे पता, तो पार्क जुनगू को एक्सप्लेन करने की जरूरत भी नहीं, क्योंकि वो ऑलरेडी जानता है कि ये यूजिन की करामात है। जब जिन ने यूजिन का नाम सुना तो उसने पूछना चाहा कि वो क्या कर रहा है और वो कहाँ पर है, तो उसका रिस्पॉन्स पार्क जुनगू देता है कि वो तो मारा जा चुका है, मैंने तुम्हें बताया नहीं क्या। इससे जिन डिप्रेशन में जाने लगता है कि उसकी वजह से एक और बंदा मारा गया, मगर काय उससे कहता है कि इसकी बातों पर ज्यादा गौर मत देना, क्योंकि वो हेल्प करते वक्त मारा गया था और वो इन्हीं में से एक था, लेकिन उसमें अक्ल थी, तो वो तुम्हारी वजह से नहीं बल्कि सच्चाई की वजह से मरा है, क्योंकि वो इनकी तरह कमीने काम नहीं करना चाहता। जिसके रिस्पॉन्स में पार्क जुनगू कहता है, अब इतना झूठ बोलने की जरूरत भी नहीं है, तुमने एक फॉल्स एक्यूजेशन हम पर लगाई है, क्योंकि उन लोगों को मारने का ऑर्डर मैंने नहीं बल्कि तुम्हें अपने पापा को थैंक्स करना चाहिए, क्योंकि एक औरत के प्यार में पड़कर तुम दोनों पैदा हुए, और जब ये उनके बारे में इंफॉर्मेशन लीक हुई तो ऊपर से ऑर्डर मिला कि उनको मार देना ही इमदोयुन की आइडेंटिटी को बचाएगा। तो मेरी करियर की तो वहीं पर ही धज्जियां लग गई थी, क्योंकि ये काम मेरे जैसे पोजीशन वालों को नहीं दिया जाता। मगर उस वक्त जितना मेरे अंदर गुस्सा था, बस मैंने उसको अंदर ही रहने दिया, बाहर नहीं निकाला। मगर जब मैंने निकाला तो सही सोच समझ कर निकाला, ताकि मैं जापान से भी वापस आ सकूं और मैं उसकी फैमिली को भी मार सकूं। तो तुमको मारने में मुझे इतना ज्यादा मजा क्यों आ रहा है, ऑब्वियसली अब तुमको पता चल चुका होगा। तुम इसको मेरा एक पर्सनल ग्रज भी कह सकते हो। इमदोयुन के चाहने वालों को तो मारने में ही मजा आता है। जब काय ने ये रियलाइज कर लिया था कि फिस्ट फाइट में वो पार्क जुनगू को नहीं हरा सकता, तो वो खिड़की के रास्ते अपने भाई को लेकर छलांग मारता है वहाँ से भाग निकलने के लिए, और नीचे एक बाइक भी थी जो कि उनका काम आसान कर देती है। बैठकर वो वहाँ से निकल भी जाते हैं, और पार्क जुनगू जो कि अभी तक वेयर हाउस में है, तो वो कहता है कि ऑब्वियसली तुमने यही रास्ता चुना, क्योंकि मुझे पता है कि तुमको यूजिन ने ट्रेन किया है और यूजिन को मैंने ट्रेन किया है, तो चांस ही नहीं बनता कि तुम मुझे फिस्ट फाइट में हराओ। तुम्हारी सोच और समझ की दाद देता हूँ काय, लेकिन तुम ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रह पाओगे। और जैसा कि हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इतनी आसानी से पार्क जुनगू उसका पीछा नहीं छोड़ने वाला, वो गाड़ियों से उसका पीछा करने लगते हैं। एक गाड़ी बस उनको टक्कर देने वाली थी कि काय अपना हेलमेट उतारकर सीधा उसका फ्रंट मिरर ही फोड़ देता है, जिससे दोनों कार्स की आपस में टक्कर हो जाती है और वो ब्लास्ट हो जाती है। जिसके बाद काय पहली बार जिन से कहता है कि हे मुझे ये बात बताओ, क्या तुमने सच में किसी को मारा है क्या? जिन अपने भाई से झूठ नहीं बोलना चाहता और वो कहता है कि हाँ मैंने मारा, लेकिन क्यों, ये मुझसे क्यों पूछ रहे हो? तो काय जज करने के बजाय ये कहता है कि हम वाकई
में भाई भाई हैं। तुम्हें जानकर ये हैरानी होगी कि मैंने भी किसी को मारा है, वो भी यहाँ आने से पहले। और तुम भी मेरी तरह ही सोच रहे होगे कि आखिर उसकी लाइफ कहाँ से कहाँ चली गई और नॉर्मल सर्कमस्टांसेस के बजाय ये क्या हो गया, जिनका जवाब हाँ में होता है। और वो कहता है कि अगर वो अपनी रियल मदर के साथ होता और तुम्हारे साथ भी, तो उसकी लाइफ काफी ज्यादा बेटर होती। मैं जस्ट अपने रियल फैमिली के साथ एक नॉर्मल जिंदगी जीना चाहता हूँ, चाहे वो कैसी भी हो। इसके बारे में सोचकर ही मुझे रोना आता है कि मैं इतने सालों तक तुम लोगों से दूर रहा और मुझे पता तक ना चला। जबकि अब जिनको एक बहुत बड़ा झटका लगने वाला है, काहे कहता है कि सॉरी माफ करना, लेकिन तुमको एक बात बताता चलूं कि हमारी माँ अब नहीं रही, इन लोगों ने उसको मार डाला। और मेरी यहाँ पर आने की वजह भी यही है कि जापान से कोरिया इतना तक सफर करना सिर्फ मेरे रिवेंज के लिए था। और ऊपर से जापान में मैं एक मोस्ट वांटेड पर्सन बन चुका हूँ, वो भी एक पैथेटिक रीजन के लिए कि मेरी पूरी फैमिली मारी गई और मैंने उसी किलर को मार डाला। लेकिन अब मैं ही एक मोस्ट वांटेड किलर बन चुका हूँ। मगर इसके अलावा भी मेरे कुछ और पर्सनल रीजंस भी हैं। सबसे पहला और नंबर 1 रीजन पार्क जुनगू को मारना है और तुमको इन लोगों के हाथों से बचाना है। और दूसरा अपने फादर को कन्विंस करना है। जब जिन ने पूछा कि फादर को कन्विंस करना आखिर किस चीज के लिए, कि अगर वाकई में स्पाइस हमको टारगेट कर रहे हैं तो ये तब तक खत्म नहीं होगा जब तक हम मारे नहीं जाते। अगर सच में हमारा फादर जो है वो स्पाइस की दुनिया में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रखता है, तो मैं उनको जरूर कन्विंस करूंगा कि वो हमारा पीछा छोड़ दे। और सबसे बड़ा रीजन कि मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ कि आखिर उन्होंने हमें और तुम्हें अलग क्यों रखा, आखिर इसकी वजह क्या थी। इसके अलावा वो और कुछ भी बताना चाहता था कि जिन के फोन पर एक रिंग आता है और वो और कोई नहीं बल्कि पार्क जुनगू होता है। पार्क जुनगू जिन से कहता है कि मैंने यूना को किडनैप कर लिया है, उसको ये करने की जरूरत नहीं पड़ती अगर वो आराम से अपनी जान हवाले कर देते। तो इसलिए हमको अपना प्लान चेंज करना पड़ा और तुम्हारी बहन को किडनैप करना पड़ा। तुम्हारी सिस्टर को बचाना इतना मुश्किल भी नहीं है, बस अपने बड़े भाई से कहना है कि यू टर्न लेके वापस आना है और तुम दोनों को मारना है। मैं इन दोयोन के बच्चों को मारना चाहता हूँ, बस यही सिंपल टास्क है और तुम ही चूज करोगे कि तुम दोनों में से पहले कौन मरेगा। जो ही उसने ये कहा तो उसके शोल्डर पर एक गोली आकर लगती है। उसके हाथ से फोन गिर जाता है और वो बहुत ही ज्यादा डर जाता है कि आखिर ये गोली किसने चलाई। तो वो और कोई नहीं बल्कि इन दोयोन ही थे, जो कि आकर पार्क जुनगू से कहता है कि अब तुमने अपनी हदें पार कर दी है जुनगू, तुम्हें अब मेरे हाथों से कोई भी नहीं बचा सकता, तुमने एक बहुत बड़ी गलती कर दी है। इस इंसिडेंट में हमारी मुलाकात एक और स्पाई से होती है जो कि इमधोयुन का सबऑर्डिनेट है और इसका नाम यांग योन यू है, लेकिन हम इसको यांगू ही बुलाएंगे। यांग इमधोयुन से कहता है कि उसकी बेटी की जान को कोई भी खतरा नहीं है, ये जस्ट अनकॉन्शियस है। मगर फिर भी इमधोयुन कहता है कि प्रिकॉशन के लिए इसको हॉस्पिटल लेकर जाना ही होगा। ये करने के लिए यांग तो मान जाता है, लेकिन वो इमधोयुन से कहता है कि अगर ये उड़ गई और इनको हमारी आइडेंटिटी के बारे में पता चला तो इमधोयुन कहता है कि अब कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, इसको प्रोटेक्ट करो चाहे कुछ भी हो जाए। मेरी आइडेंटिटी से ज्यादा मेरे लिए अपनी फैमिली ही ज्यादा मायने रखती है। जख्मी हालत में पार्क जुनको इमधोयुन की ओर बड़ी गुस्से से देख रहा था, मगर इमधोयुन का ऑरा इतना ज्यादा था कि पार्क जुनको भीगी बिल्ली बन जाता है। वो इतना डर गया था कि गोली तक चलाने की उसमें हिम्मत नहीं थी। पार्क जुनको अपने सबऑर्डिनेट से कहता है कि मारो इसे, मगर कोई भी इस तरह करने की हिम्मत नहीं कर सकता था। और यही देखकर पार्क जुनको को समझ में आ गया था कि अब बस उसका प्लान यहाँ से आगे काम नहीं करने वाला। और बिल्कुल वैसे ही होता है। यहाँ पर इमधोयुन पार्क जुनको से कहता है कि तुमने मेरी फैमिली को टारगेट करके एक बहुत बड़ी गलती कर दी है, और खास करके मेरी फैमिली के बच्चों को टारगेट तुमने किया है और मेरी सबसे प्रेशियस डॉटर को भी, और ऊपर से तुमने मेरी वाइफ को भी मार डाला, मेरी एक्स वाइफ। अब वक्त आ गया है कि तुम्हें मौत के घाट उतारा जाए। समझो तुम्हारी स्टोरी का दी एंड हो गया पार्क जुनको। ये कहकर वो पार्क जुनको के सामने से गायब हो जाता है और बिल्कुल उसके पीछे आकर उसका कॉलर पकड़ के उसे ऊपर फेंक देता है, साथ में ये कहकर कि अब बस और तुम मुझसे कुछ भी नहीं छीन सकते। उसको ऊपर फेंक कर इमधोयुन नीचे से गोली मारता है, लेकिन हवा में ही रोटेट करके वो छत की मदद से उस गोली को डॉज कर लेता है, वो भी बड़ी मुश्किलों से, जिससे उसकी फट के हाथ में आ जाती है और सीधा वो मुंह के बल गिरता है। मगर गोलियां रुकती नहीं। वो उसे डराने के लिए आसपास उसके साइड की ओर गोलियां चला रहा था। मानो उसके चेहरे को देखकर, मतलब के पार्क जुनको के चेहरे को देखकर ऐसा लग रहा था कि उसने अपनी पैंट में हग दिया। मगर अपनी इस घटिया एम को देखकर इमधोयुन कहता है कि लगता है काम करते करते वो गन चलाना भूल गया है। लेकिन इमधोयुन और ये पार्क जुनको जो है ये पहले चड्डी बड्डी थे। पार्क जुनको हमको बताता है कि इमधोयुन बचपन से ही, यानी कि जब वो स्पाई का काम करता था तो वो बहुत ही ज्यादा शार्प था, वो इतना ज्यादा टैलेंटेड था कि उसे कभी भी पनिशमेंट नहीं मिली। जब उसने रिटायरमेंट ले ली तो मुझे लगा था कि उसकी टैलेंट में कुछ ना कुछ तो कमी आ गई होगी, लेकिन इसमें तो कमी नहीं बल्कि ये वक्त के साथ और भी ज्यादा शार्प होता जा रहा है। अब तो मुझे किसी हालत में भी यहाँ से भाग निकलना होगा। इमधोयुन भी अपने सबऑर्डिनेट से कहता है कि इसके सबऑर्डिनेट्स को जिंदा पकड़ लो, जो काम आए उनको जिंदा छोड़ दो और जो काम नहीं आए उनको वहीं पर ही
ही मौत के घाट उतार दो। और जुनको वहाँ अब बिल्कुल मिनजुन की तरह गली के कुत्तों की तरह यहाँ वहाँ भागने लगता है। मगर मिनजुन की तरह वो बेवकूफ नहीं था, क्योंकि उसे पता है कि अब चाहे वो कहीं पर भी भाग ले, लेकिन इमधोयुन से वो बच नहीं पाएगा। और ठीक वैसे ही होता है। इमधोयुन उसके सामने होता है और वो कहता है कि देखो, जब तक तुम इस कंट्री में रहोगे मुझसे बचना नामुमकिन है, क्योंकि मैं तुमको कभी भी इस कंट्री को छोड़ने का मौका ही नहीं दूंगा। ये वाली लाइन सुनकर इमधोयुन को उसका बेटा याद आ जाता है, यानी कि काय, जब उसने मिनजुन को सेम धमकी दी थी जो कि आज उसका बाप मुझे दे रहा है। इन दोनों को तो ब्लड टेस्ट करने की भी जरूरत नहीं, क्योंकि चेहरा और खौफ बिल्कुल एक जैसे हैं। पॉकेट से अब जुनको एक स्मोक बॉम्ब निकालता है और फाड़कर वो स्मोक स्क्रीन क्रिएट करके वहाँ से भाग निकलता है और अपने मन ही मन कहता है कि मेरे जैसे एक बड़े स्पाई का इस तरह मजाक उड़ाना इमधोयुन मैं तुम्हें कभी भी नहीं छोड़ूंगा। ये तुम पर मेरा एक बदला बन चुका है जिसको मैं कभी भी ले सकता हूँ। जबकि अगली ओर जब दोनों भाइयों पर सीन आया तो काय पूछता है कि लाइन कट गई क्या, ये फोन क्यों काम नहीं कर रहा। तो जिन कहता है कि मुझे भी नहीं पता, लेकिन वहाँ पर एक ट्रक आकर उनको सीधा मार देता है, मतलब कि टक्कर मार देता है। काय अपने बड़े भाई होने के नाते फर्ज निभा रहा था और जिनको बचा लेता है। इस ट्रक में और कोई नहीं बल्कि जुनको ही था, जो कि ये देख करके काय ने इस अटैक को भी डोज कर ले तो वो वाकई में इमधोयुन का बेटा कहलाने के लायक है। पागल इमधोयुन अभी भी काय को यही धमकी दे रहा था कि जो उसके करीब है वही उससे वो छीन लेगा, चाहे वो उसका बाप ही क्यों ना हो। लेकिन फट्टू तेरी तो फट के हाथ में आ गई थी और यहाँ पर तू क्या कर रहा है। और अब पार्क जुनको अपना सारा गुस्सा जो कि इमधोयुन के लिए वो रखा हुआ था तो वो उसके बेटे पर निकालने के लिए आगे बढ़ जाता है। जिन जो कि लड़ नहीं सकता और काय जो कि जिनको प्रोटेक्ट कर रहा था तो पीछे से वो कहता है कि जरा संभल कर। मगर जैसे ही काय ने पार्क जुनको को पंच दिया तो वो उसको डोज करके सीधा वो उसके पेट में पंच देता है, जो कि बहुत ही ज्यादा दमदार था। उस पंच से काय खून की खांसी करने लगता है और इमधोयुन उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है कि तू तो बड़े ही नाजुक कली है बे। ये कहने के बाद वो उसके चेहरे को एक पंचिंग बैग समझकर सीधा पंचेस देने लगता है। हर एक पंच के पीछे बहुत ही ज्यादा फोर्स थी और मार खाते वक्त वो काय को एक ही बात दोहराया जा रहा था कि तुम तो अपने दोस्त से भी घटिया निकले। आखिर उसने तुमको कैसी ट्रेनिंग दी है, तुम एक दोस्त और एक बेटे के नाम पर धब्बा हो। और जब इमधोयुन ने अपना फाइनल ब्लो देना चाहा तो उससे पहले ही जिन उसे रोकने की कोशिश करता है और जहाँ तक काय की बात हो रही है तो वो अपनी बॉडी को हिला भी नहीं पा रहा, वो सुन पड़ गई है। मगर अगेन मौत का फरिश्ता आ जाता है जो कि और कोई नहीं बल्कि इमधोयुन है। वो पार्क जुनको को उसके बालों से पकड़कर कहता है कि नाजुक कली यहाँ पर मेरे बेटे नहीं बल्कि तुम खुद ही हो जो कि वहाँ से भाग निकले। और इमधोयुन पार्क जुनको को इस तरह पकड़कर हमारे काय की ओर देखकर कहता है कि क्या तुम इसे खुद अपने हाथों से मारना चाहते हो, मारो, ये तुम्हारे लिए एक सुनहरा मौका है। जिन अपने फादर से कहता है कि वो उसके भाई से क्या करवाना चाहता है और उन दोनों की आंखें एक दूसरे से यहाँ वहाँ हो ही नहीं रही थी, बस आंखों में आंखें डालकर देख रहे थे। जिससे इमधोयुन को जवाब मिल जाता है कि काय उसकी तरह पला बड़ा नहीं है और यही देखकर वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है कि उसकी एक्स वाइफ की परवरिश से यही उसको उम्मीद थी। और अब पार्क जुनको को ठिकाने लगाने के लिए इमधोयुन अपनी गन निकालकर सीधा उसकी खोपड़ी उड़ा देता है और इमधोयुन अपने दोनों बेटों की ओर देखकर कहने लगा, देखा ये है तुम्हारी फादर की असली साइट जिसके बारे में तुम लोग जानते नहीं हो। अच्छा, अब तक मुझे लगा था कि काय को पता है कि यही उसका फादर है, लेकिन उसने इमधोयुन को अपनी आंखों से नहीं देखा। तो वो ये जानकर कि वो बार बार उसको बेटा बुला रहा था और कहता है कि तुम उसकी तरह नहीं पले बड़े, तो ये उसके लिए फर्स्ट टाइम होता है कि वो अपने फादर को अपने आंखों के सामने देख रहा है। और वो कहता है कि अच्छा तो आप है मेरे फादर, मैं बता नहीं पा रहा कि आपसे मिलकर मुझे कुछ भी फील नहीं हो रहा। मगर चलिए अब दोनों के पास डिस्कशन करने के लिए काफी वक्त है। अच्छा, तो इस स्कूल बंदे का नाम मैंने गलत प्रोनाउंस किया था, इसका नाम गनवू है। यूना को हॉस्पिटल लेकर आने के बाद पूरी डिटेल्स ये उसके डैड को बता देता है कि जस्ट एक केमिकल की वजह से यूना को सुलाया गया था और जैसे कि उन्होंने एक्सपेक्ट किया था कि एकेडमी में जाते वक्त यूना को टारगेट किया गया है। यहाँ से तो वो सारी डिटेल बता देता है। जब गनवू ने पूछा तो वो भी कहते हैं कि सर्वेलेंस कैमरा की रिकॉर्डिंग डिलीट, बॉडी को भी ठिकाने लगा दिया गया है, अब अगर कुछ रहता है तो वो है बस फैमिली मैटर। और वो ये कहते हुए काय के ओर ही देख रहे थे। इमधोयुन अपने दोनों बेटों के साथ एक फैंसी जगह पर आते हैं, जहाँ पर आते ही काय पूछता है कि यहाँ पर लेकर आने की क्या वजह थी। तो डैड कुछ भी ना छुपाते हुए कहते हैं कि फ्यूचर डिस्कस करने के लिए। बात वो अपने स्पाई होने से ही शुरू करते हैं कि वो स्पाइस के वर्ल्ड में एक बिग शॉट है और जैसे कि तुमने देखा कि मैंने जुनको की जान कैसे ली, तो मैं इस तरह हजारों लोगों को मार चुका हूँ। दोनों को बड़ा झटका लगता है। जिन पूछता है कि क्या स्टेप मदर को कुछ पता है, तो उसके फादर से ना सुनने को मिलता है, लेकिन अगर उनको पता चल भी जाता है तो इमधोयुन सस्पेक्ट करता है कि इससे इमजो को ही फायदा होगा और वो
मुझे इस्तेमाल करेगा, वो भी जस्ट अपने बेनिफिट के लिए। अब काई मेन मुद्दे पर आकर बोलता है कि हमको ये सब कुछ बताने की क्या जरूरत, तो वो उसके लिए बिना कॉम्प्लिकेट की हुई ये बात डायरेक्ट कहता है कि अब वो चाहते हैं कि काय एक स्पाई बने, जिससे जिन और काय दोनों के पैरों तले जमीन खिसक गई। सबसे पहले वो काय के सबसे टॉप मोस्ट वांटेड लिस्ट से बात शुरू करता है और बाद में ये कि जिनसे उसका पाला पड़ा है तो वो एक पूरी नेशन है। ये कोई छोटा मोटा मसला नहीं है जिसको काय अकेले ही संभाल लेगा, इसलिए तो काय को स्पाई बनना ही होगा। जो कि सुनकर जिन भड़क उठा और कहता है कि वो अपने भाई को कभी भी एक मर्डरर नहीं होने देगा। जो कि सुनकर काय बड़ा ही इमोशनल हो जाता है, क्योंकि इन दोनों को मिले हुए इतना टाइम भी नहीं हुआ और ये उसके लिए खड़ा हो रहा है। मगर इम धोयुन अपने बेटों से कहते हैं कि अगर तुम मर्डरर भी बन जाओ लेकिन तुम मेरे लिए मेरे बेटे ही रहोगे। ऑब्वियसली मैं ये उस पर फोर्स भी नहीं कर रहा, मगर जुनगू के साथ फाइट करते वक्त उसने जाना कि काय बड़ा ही सॉफ्ट हार्टेड है, वो स्पाई इतनी आसानी से नहीं बन सकता। बट इवन सो अगर उसने मिनजुन को बदले की आग की वजह से मारा था तब भी ऑर्गेनाइजेशन इसे देखेगी नहीं। वो तुमसे मिनजुन की जान लेने का बदला जरूर लेगी, चाहे तुम कुछ भी कर लो। जब तक तुम स्पाई नहीं बनोगे तो वो तुम्हें माफ नहीं करेंगे, वो भी मिनजुन को मारने के लिए। यहाँ पर इम धोयुन जानलेवा धमकियां उसे दे रहा था कि कैसे उसकी जान जा सकती है, लेकिन काय को फर्क ही नहीं पड़ रहा था। जो कि देखकर इम धोयुन पूछते हैं तुम सरप्राइज नहीं हो, ये क्यों? तो काय कहता है कि मैंने आपकी बात को एक्सेप्ट कर लिया है कि ये एक ऐसा मैटर है जिसको मैं अकेले सॉल्व तो नहीं कर पाऊंगा, मगर मेरी दो शर्तें हैं, जिनमें से पहला, अगर मैं स्पाई बन जाता हूँ तो जापान में जो मेरे चाहने वाले हैं तो उनको आपको प्रोटेक्ट करना होगा, और दूसरा जो कि मेरे लिए काफी ज्यादा सेंसिटिव है कि मेरे तीनों चाहने वालों पर जानलेवा हमला हुआ था, तो मर गए लेकिन एक बच गया। क्या वो आपकी तरफ से ही ऑर्डर दिया गया था क्या? और बाद में वो बंदूक निकालकर अपने बाप को ही धमकी देने लगता है कि अगर आपका जवाब हाँ में होता है तो अपनी स्टोरी का यही पर ही दी एंड समझ लीजिए। तो दोनों सवालों का जवाब वो ना में देता है। इम धोयुन कहता है कि स्पाइस की दुनिया में अगर थोड़ी सी भी इंफॉर्मेशन आपकी लीक हो जाती है तो सबका सब खतरे में पड़ सकता है, जैसे कि तुम लोग, तुम्हारी इंफॉर्मेशन लीक हुई। और जितना मुझे लगता है तो ये सबका सब पार्क जुनवू ने मुझे हरास करने के लिए किया था, जिसको लेकर पार्क जुनवू ने हायर अप्स को परस्यू किया, वो भी मुझे गिराने के लिए और मेरी फैमिली को मारने के लिए। लेकिन इसमें सबसे बड़ा हाथ ये था कि वो मेरा डाउनफॉल देखना चाहता था। तो यहाँ पर इम धोयुन की अपनी पर्सनल फीलिंग्स थी, जिसकी वजह से काय ने अपने पूरे फैमिली को ही खो दिया, और यही बात उसको बहुत ज्यादा गुस्सा दिलाती है। वो अपने बाप पर ही जानलेवा हमला कर देता है, लेकिन वो भी तो है एक स्पाई, तो वो अपने बेटे के हाथ को पकड़कर उसे मरोड़कर टेबल पर मारता है और कहने लगा कि भड़कने से पहले मेरी बात सुन भी ले। जो उसकी बात का मतलब था कि रिलेटिव्स मारे जा सकते हैं, तो इसका मतलब स्पाई का सबसे बड़ा वीकनेस उसकी फैमिली ही होती है। जो ये पूरी ऑर्गेनाइजेशन है तो ये वैसे ही फैमिलीज को नहीं मारा करती जब तक नेसेसरी ना हो। तो जो भी उन्होंने करा है तो उसका बदला अगर तुम लेते हो तो तुम्हें ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करनी होगी। और अब मैं तुमसे दोबारा पूछता हूँ, काय क्या तुम एक स्पाई बनोगे या नहीं? क्योंकि अगर तुम स्पाई बनते हो तो जिन लोगों को तुम बचाना चाहते हो तो उसकी सुरक्षा गारंटीड है कि उनको कुछ भी नहीं होगा, और अगर नहीं तो वो मारे जाएंगे। सारी चीजों को मुद्देनजर पर रखता हुआ काय यही सोच रहा था कि इतनी लंबी फाइट को लड़ना उसके बस में नहीं है। और लेटर के आखिर में यूजिन ने जो उससे फेवर लिया था कि रीका को प्रोटेक्ट करना है, तो उसकी वजह से काय मान जाता है कि वो स्पाई बन जाएगा। और वो गुस्से में अपने बाप से कहता है कि आज के बाद मैं तुम लोगों का कुत्ता ही बन जाऊंगा। बस यही तुम लोग चाहते हो ना? जिन भी काय के डिसीजन से बहुत ज्यादा चौंक जाता है और काय को अपना पहला मिशन मिलता है जिसमें किसी पर इंफॉर्मेशन हासिल करनी होती है। दरअसल वो एक फीमेल होती है, और वो जो फीमेल होती है तो वो यूजिन की बहन है, और इसका नाम पार्क मिनसियो है, और ये यूजिन की छोटी बहन है। अगर पार्क मिनसियो को हमारे बारे में यूजिन की तरफ से कुछ भी डिटेल दी गई थी तो तुम्हारा ये फर्ज बनता है कि तुम उसको मार डालो, क्योंकि इंफॉर्मेशन लीक होता हुआ हम नहीं देख सकते, तुम्हें उसको मारना ही होगा।